चलिए फिर अब बात करते हैं मार्केट की। और एक शानदार सत्र मार्केट्स में फिर से, और ये इसलिए नहीं क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, वो तो खैर आजकल रोज़ होता है, लेकिन इसलिए कि आज मार्केट ने आपको एक इंट्राडे में डिप दी और उसके बाद बाइंग आई। ये तो खैर निफ्टी का चार्ट हो गया, इंट्राडे में ज़बरदस्त बाइंग। लेकिन एक बार मिड कैप इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए आप ज़रा। सारी कहानी आज यहाँ पर हुई है। सुबह एक व्यू ये था कि लार्ज कैप में अच्छा मूव आएगा, वो चल रहा है अभी भी, लेकिन मिड कैप में सुबह की एक रिवर्सल के बाद जिस तरीके से वापस एक वन वे तेज़ी आई है, ये आपको बता रही है कि लार्जर ट्रेंड क्या है मार्केट का इस समय। इवन ब्रॉडर मार्केट में भी मिड कैप इंडेक्स ने फिर एक और ऑल टाइम हाई लगाया, और इंडिविजुअल शेयरों की तो खैर बात ही क्या करें, शानदार तेज़ी है। और एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए आज सुबह। और मेरी उस वीडियो की सुबह बात हो रही थी, उसमें एक व्यू ये बन रहा था कि आज शायद बैंक निफ्टी कुछ कमाल करके दिखाए। हर्षिता, मैं और वीरू ने बात की थी आई थिंक 10:15 बजे करीब। तो SBI से वो कन्विक्शन मिलना शुरू हुआ था, लेकिन ओवरऑल लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी कुछ करने के मूड में, और वो उसने किया। अब देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसे रहता है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट का इजाफा निफ्टी में, और मिड कैप्स में पूरा जोश, तेजी का आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसा मूड माहौल बना हुआ है। लेकिन अनुज, अगर सुबह में किसी ने डिप को अटेम्प्ट नहीं किया तेजी में, क्या उनके लिए इन लेवल्स पर इतने एक्सूबरेंस के बीच चेस करना ठीक है? आज क्लोजिंग के लिए क्या अप्रोच रहेगी उस लिहाज से? देखिए हर्षिता, एक चीज़ बहुत सिंपल है। सुबह भी अप्रोच ये थी कि कल का लो, मतलब फ्राइडे का लो स्टॉप लॉस, और आपको बाय करना है। और मार्केट ने आज जोन दिया आपको बाय करने के लिए। बाय एंड होल्ड वाली मार्केट है ये। पहली बात तो ये है कि ये बाय एंड होल्ड की मार्केट है। एग्जिट मार्केट को अपने आप करने दें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में बने रहें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही मार्केट आपको रोज खुद दे रहा है, आपको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। आज सुबह 24,332 था वो लेवल, अब 24,522। अब आपका सवाल कि क्या जिसने सुबह की डिप मिस कर दी वो क्या करे? थोड़ा एक लीप ऑफ फेथ लेकर बाय करे और एक 24,522 का स्टॉप लॉस लगा दे। 24,522 क्या है यहाँ से? 90 पॉइंट दूर है। अब 90 पॉइंट का तो आपको स्टॉप लगाना होगा ना, लग गया तो बैड लक, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी मोमेंटम लौटा है ना आज वापस, और कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि परसों वाली एक्सपायरी कल शिफ्ट हो रही है। तो कल हो सकता है फिर से बैंक निफ्टी को बिलोंग करे, और कल बैंक निफ्टी वो जो अपना बचा हुआ जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो अगले 2-3 दिन में लगा दे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यही एक मिसिंग पीस था मार्केट में, और आज ये चलना शुरू हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पीस हो सकता है। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा सिस्टम में। अब देखिए, जिन्होंने पहले से कैरी किया उनके लिए तो बड़ा आसान होता है ये स्टॉप लॉस कैरी करना सिस्टम में। आप फ्रेश बाय कर रहे हो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, आज का लो अब एक नया स्टॉप लॉस होगा। तेज़ी की शुरुआत हुई है ये फ्रेश तेज़ी की। पिछली बार की तेज़ी 900 पॉइंट तक चली थी। इस रैली की शुरुआत करीब करीब 24,300 से हुई है। उसमें आप 900 पॉइंट जोड़ दीजिए, अब निफ्टी की बात हो रही है, उसमें आप 900 पॉइंट जोड़ दीजिए तो सीधा अपने आप 25,200 ये पहुंचता है। सुबह मेरा एक व्यू था कि 25,100 से 25,200, ये मेरा व्यू है। ये प्री बजट रैली में आपको 25,100 से 25,200 दिखा सकता है। इस रैली में एक रिस्क रहेगा, सिर्फ बीच बीच में नॉइजेस आएंगे, कैपिटल गेंस टैक्स का नॉइज। सिर्फ मार्केट में रिस्क एक ही है, कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर। अच्छा, इस मार्केट में एक और चीज़ जुड़ी है, ग्लोबल मार्केट का तड़का। अब ग्लोबल मार्केट को भी एक तरीके से ये लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट US प्रेसिडेंट। वो जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुई, जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई, उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से सील कर दिया। और अब देखिए, पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, हमारा काम वो नहीं है डिस्कस करना कि वेदर ट्रंप विल बी गुड प्रेसिडेंट और नो, वेदर विल बी गुड और नॉट। लेकिन ट्रंप मार्केट के लिए अच्छे हैं, ये सबको पता है, तो इसके लिए मार्केट भी उस चीज़ को चेयर कर रहा है। तो वो भी एक तड़का जुड़ गया आपका कि ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहेंगी। तो आपके पास रिस्क क्या बचा है यहाँ पर? सिर्फ रिस्क बचा कि बजट में कहीं कल को कोई कैपिटल गेंस टैक्स पे कुछ ना आ जाए। वो मुझे लग रहा है कि एक रिस्क है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को, इन्वेस्टर को लेना पड़ेगा। और उसके हिसाब से, क्योंकि आप सिर्फ उस रिस्क के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि मैं बजट तक नहीं इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट कहीं की कहीं भाग जाएगी। अगर आपने पिछले 7-8 दिन में नहीं इन्वेस्ट किया, मार्केट कहाँ की कहाँ भाग गई। तो ये रिस्क तो आपको इन्वेस्टिंग में लेने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा इस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना। तो वैसा ना करें, बाजार का हिस्सा बने रहें, खासतौर से जब इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और जो मार्केट आपको चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्ष, गुड आफ्टरनून। और देखिए, बात काफ़ी इंडिसेस पे हो चुकी है, निफ्टी बैंक पे, और हमने सुबह बैंकों पे बात भी की थी। और अब मैं आउट ऑफ बैंक्स जा रहा हूँ हर्ष। और क्या है जो इस तेज़ी के माहौल में एज पे बैठा है, वेरी क्लोज टू ए ब्रेकआउट, बहुत नज़दीक अगर आप देखें,
ऑप्शन और फ्यूचर्स के सेट्स 2-3 स्टॉक्स में बहुत शार्प हैं, नॉट ए बाय कॉल, लेकिन सिर्फ आप स्टेट्स को देखिए, प्लीज रीड कीजिएगा। पहला स्टॉक लेके आइए आप वोल्टास एट 1528.60, ये कैश में बैठा हुआ है। ये ऑलमोस्ट अपने 19 जून के जो प्रीवियस हाई है उसको आज रिविजिट कर रहा है। फ्यूचर्स में बाइंग अच्छी है, जरा प्लीज स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। प्लस इसकी मैं आउट ऑफ मनी कॉल्स को दिख रहा था, 1540 1520 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट। ओआई घट रहा है, 2.25 लाख शेयर घटे और प्राइस अप है 0.5% ऊपर। तो पहला स्टॉक जो जहन में आ रहा है वो है वोल्टास एज पर द ऑप्शन, एज पर द फ्यूचर स्टैट्स। दूसरा है, जरा प्लीज लिख आइएगा, एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल्स। आज 20 डिमा की ट्रजेक्टरी से इसने, अगर आप देखें, डिप के बाद रेस्ट लिया, वहां से ये इजेक्ट कर गया और उसके बाद ऑलमोस्ट अपने पिछले 4-5 दिन की स्विंग हाई को टच करता हुआ 303.10 पे ट्रेड कर रहा है। अगेन आप ओआई को देखिए, 1% नीचे, अगेन शॉर्ट कवरिंग हावी है। ये सारे स्टॉक फ्यूचर्स जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। और एक स्टॉक और लेके आइए जिसका मैं जिक्र करूंगा, जो कि अभी अभी मोमेंटम में आया है, दैट्स अपोलो हॉस्पिटल्स। स्क्रीन पे आएगा, सुबह भी डिस्कशन इस पे हो रहा था। 6455, ये ऑलमोस्ट अब 25 अप्रैल के स्विंग हाई को बाइसेक्ट कर चुका है। ओआई देखिए, 21,000 शेयर यहाँ भी कम हुए। तो मेरे आई थिंक 3 प्रिफर स्टॉक फ्यूचर्स जिस पर बात करूंगा मैं। पहला वोल्टास, देन एमएनएम फाइनेंशियल्स और तीसरा अपोलो हॉस्पिटल्स। हर्षदा, और कई स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, उन पर भी आते हैं। फटाफट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। मोमेंटम अच्छा खासा तेजी का बना हुआ है और टॉप ट्रेड्स में देखिए एक बार फिर आपको ओएनजीसी दिखाई देगा जो 4.5% ऊपर है। इसके अलावा एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और एसबीआई, जिसके दम पर दरअसल निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई है। इंडिया सीमेंट आज 5% के गेंस पर है। टायर कंपनियों पर अलग से आगे बात करेंगे। अपोलो टायर्स 4% भाग चुका है और बिंदो फार्मा बायबैक पर विचार होगा, उससे पहले स्टॉक 4% ऊपर। तो एमसीएक्स में भी अच्छा मोमेंटम, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। उसमें एशियन पेंट है, एलटीआई माइंट्री, ग्रासिम और टाटा स्टील जैसे काउंटर्स बने हुए हैं। इसके अलावा आप कमिंस देखिए, कोफोर्ज, एस्ट्रल और हेवल्स देखें तो वहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली दर्ज हो रही है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल मार्केट का। गेनर्स और लूजर्स आपके सामने आ चुके हैं। चलिए अब हमारे सामने अब जुड़ेंगे हमारे जानकार भी, SMIFS के शारद अवस्थी, उनसे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। टेक्निकल कॉल के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, प्रशांत सावंत और राजेश पालविया से डिटेल में बातचीत होगी। फिर 220 पर टायर कंपनियों पर नजरें रहेंगी। नीरज बाजपेयी को जोड़ेंगे कि तेजी की बड़ी वजह क्या बन रही है। 2:30 बजे लक्ष्मण आपको बताएंगे बजट पर क्या बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सक्लूसिव अपडेट हर रोज की तरह। और 2:35 पर यतन आपको बताएंगे कि एक्सिस सिक्योरिटीज बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। 2:45 के आसपास कल आने वाले नतीजे, जिसमें बजाज ऑटो और साथ ही साथ L&T फाइनेंस है, तो उनकी बातचीत होगी। और 2:50 पर बजट और बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट बिग वॉइस में प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। फिर ऑफ कोर्स 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा लेंगे, BTST ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अच्छा एक बार जरा ओएनजीसी का चार्ट वापस देखते हैं। आई थिंक ये पिछले वेंसडे को हम बात कर रहे थे इसके, जब इसने वो मल्टी ईयर हाई क्रॉस किया था 2014 वाला, और ये बात हुई थी कि नॉर्मली स्टॉक्स उसके बाद डबल हो जाते हैं। एक दिन की करेक्शन आई और उसके बाद आज फिर 4-4.5% का मूव, और अब फाइनली ओएनजीसी अपने लाइफ टाइम हाई पर, 10 साल लगे इसको अपना लाइफ टाइम हाई निकालने में, लेकिन फाइनली वो लेवल इसने निकाला। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और एक एक करके सारी ट्रेड्स पिक करते हैं पैनल से। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ध्यान फार्मा में है। ग्लेनमार्क में हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर एडिशन है, रफली 6% ऑलरेडी। स्टॉक भी बहुत अच्छे मोमेंटम में ब्रेकआउट के ऊपर एक्चुअली है। 1400 जब तक होल्ड करेगा ग्लेनमार्क, मुझे लगता है यहाँ से 1445 से 1460, 1500 के लेवल्स के लिए भी आपको शायद 2-3 दिन में मूव करते हुए मिलेगा। तो ग्लेनमार्क फ्यूचर्स बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400, टारगेट 1445 से 1460 एंड इसके ऊपर 1500। किसी को ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करना है तो एट द मनी 1420 का कॉल ऑप्शन जो रफली 33-34 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 26 का रखिए एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 45 से 50।
ओके, ग्लेनमार्क सुबह से इस पैनल में अगर आप देखें काफ़ी बार डिस्कशन में ये आज इंक्लूड किया जा चुका है, अभी फिर मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। शिल्पा जी का अमूमन अगर आप देखें धारणा यही है, मोमेंटम को प्ले करो। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा जो ट्रेड है वो है अपोलो हॉस्पिटल 6445 पे 6445 पे ट्रेड कर रहा है, 6500 की तरफ जा रहा है और लगता है कि स्टॉप होना चाहिए 6420। तो हॉस्पिटल तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आपके लिए बन रही है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार जी। तो देखिए, कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। जिस तरह का ब्रेकआउट हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा, उसको देख के लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छी खासी तेजी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। कैनरा बैंक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो कैनरा बैंक में 114 रुपए 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 123 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 118 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 2 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 1 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 6 रुपए के टारगेट से करिए। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। 415 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 478 करोड़ हुआ है, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन कुछ 500 करोड़ से थोड़ा ऊपर की थी, तो उस हिसाब से लेकिन खैर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है इस समय। कुछ देर में थोड़ा और नंबर्स आएंगे तो उसको और थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है कि नेट प्रॉफिट 417 करोड़ से बढ़कर 479 करोड़ आया है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी खासी रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। चलिए अब चलते हैं। आई थिंक राजेश सतपुते की कॉल बाकी है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर मेरी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। दो चीजें हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइस पैटर्न दिखता है, दैट्स इन्वर्टेड हिड एंड शोल्डर, एंड द सेकंड इज द चैनल फॉर्मेशन। तो दोनों का डबल ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं होगा, और अगर रिट्रेस भी होता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो एसबीआई इज अ बाय। स्टॉप लॉस पर्पज की थोड़ा डीप रखूंगा, 875 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एंड पोजिशनली मुझे लगता है ये अभी 900 को पार करेगा। तो इनिशियल टारगेट रहेगा 900 का। प्रोबेबली मुझे लगता है अगर कोई वक्त दे तो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, 930 935 का पोजिशनल टारगेट देगा। तो एसबीआई इज अ क्लियर कट बाय। ओके, एसबीआई क्लियर कट बाय। और 3 जून के बाद अब तक की हाईएस्ट क्लस्टर पे एसबीआई ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव, शानदार शॉर्ट कवरिंग। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो यहाँ पे वीर जी ओबरॉय रियल्टी में एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, करीबन 1725-27 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 1705 1705। जो टारगेट होगा वो होगा 1785 1785 1785। ओके, तो ओबरॉय रियल्टी में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई 1785 के लिए मौका है। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या स्टॉक है? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है बंधन बैंक मैंने रिसेंटली थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है, और ज्यादातर जो पेन पॉइंट्स थे वो अब मैनेजमेंट के पीछे हैं। मैनेजमेंट इश्यूज जो थे वो भी ज्यादातर एड्रेस हो गए हैं। पिछले क्वार्टर में भी जीएनपीए में हमने ड्रॉप देखा है, एसएमएस में भी लगभग 5.5% से 3.5% तक आ गए हैं। हमें लगता है ये जो इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी है ये कंटिन्यू होगी, जैसे जैसे जो एक सीजीएफई में भी ऑडिट है उसका भी रिजल्ट आता है, वो भी फेवरेबल आता है, तो वो और एक एडवांटेज होना चाहिए। और इसके अलावा अगले 2 साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहेंगे। 15-16% की ग्रोथ आसानी से कंपनी क्लॉक इन करेगी ग्रेजुअली। जो माइक्रो फाइनेंस या वोलेटाइल बिजनेस है जो एनपीएस को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओकेजनली, हमें लगता है ग्रेजुअली जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे, और स्प्लिट बराबर से कर देंगे जो आपका रिटेल होम लोन बिजनेस है और इसके अलावा जो एमएसएमई बिजनेस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है। जैसे जैसे ये होता है मुझे लगता है नंबर्स में वोलेटिलिटी काफी कम हो जाएगी अगले 2 सालों में, और 2 साल में ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहने चाहिए। 40-45 रुपए जैसी ईपीएस में एडिशन, बुक वैल्यू में एडिशन होनी चाहिए अगले 2 सालों में। तो उस बुक वैल्यू पे अगर 2 टाइम भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 175 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू आनी चाहिए। और जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट्स आती है प्राइस टू बुक का एस्केलेट होकर 2 के आसपास का आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक तो थोड़ा सा एक शायद एक बार्गेन बाइंग यहाँ पर शरद जी करना चाह रहे हैं। चलिए अब ओएनजीसी को एक बार वापस डिस्कस करते हैं। एक बार चार्ट लेकर आइए इसका, और मल्टी है चार्ट। ये तो खैर आज का चार्ट है हमारे पास, मैक्सिमम 5 साल का है। एक बार अगर उसको फायर कर दें तो
लेकिन इस महीने ONGC क्लियरली आपका इंडेक्स का सबसे बड़ा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन, 17% इस महीने गेन की। लेकिन 5 साल में देखिए ये स्टॉक सिर्फ डबल हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में 5 साल में आप सभी जानते हैं क्या हुआ है। ONGC इस महीने लेकिन 17% ऊपर, टॉप निफ्टी गेन है, उसके बाद इन्फोसिस सीधा 9% और ITC, तो क्लियरली शानदार गेन रहे हैं यहाँ पर। शरद जी गुड आफ्टरनून, क्या व्यू रहेगा अब इन्फोसिस जैसे ONGC जैसे स्टॉक पर? देखिए, कंपैरेटिव वैल्यूएशन पे अभी भी बहुत महंगा नहीं है। 4% की डिविडेंड यील्ड आप अभी भी देख रहे हैं और मेरे हिसाब से 7-8 के मल्टीपल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। 40-45 रुपए जैसी अर्निंग्स रेगुलरली कंपनी रिपोर्ट करेगी। बहुत पेसिमिस्टिक व्यू भी रहा तो मेरे हिसाब से 10-11 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 400-450 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है बाकी बाजार अगर तेज रहता है तो आपके पास कोई रीजन नहीं है। ज्यादातर PSU जो इस फील्ड में है भी, मेरे हिसाब से ऑयल भी इससे महंगा ही ट्रेड करता है। मेरे हिसाब से OMCs में भी ज्यादातर स्टॉक्स लगभग 10-11 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गेल। पेट्रोनेट जैसी कुछ स्टोरीज हैं वो और भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है। मार्जिनल फील्ड्स में से कैसे वो एडिशनल आउटपुट वगैरह निकाल लेते हैं, वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है इनके लिए। रिसेंटली कुछ बात भी चल रही थी। तो मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन वाइज आप इसको स्ट्रेच्ड नहीं बोल सकते। रन अप देखने से लगता है कि काफी बढ़ गया शायद शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि 11-12 तक के भी मल्टीपल मिल सकते हैं। कंजर्वेटिवली 10 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो अभी भी हो सकता है यहाँ से अगले साल 1.5 साल में 450 तक के भाव आसानी से दिखा दे। ओके तो ये हो गई बात ONGC पर फंडामेंटली। शिल्पा जी टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? जी बिल्कुल, ONGC अगर आप देखेंगे तो जब भी ये 305 के ऊपर गया ही था, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से 330 से 335 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो अभी भी इसमें स्कोप है। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो आप यहाँ पे 317 के स्टॉप लॉस से भी अभी लॉन्ग जा सकते हैं। 330 335 इज द टारगेट दैट यू नो वी आर लुकिंग। ओके, ONGC डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे, और ऑप्शंस में रीड कर रहा था और आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कल और परसों की तुलना में, यानी शुक्रवार और गुरुवार की तुलना में लगभग 10% ऑलरेडी हो चुका है। अभी करीब 1.25 घंटे का कारोबार बाकी है, तो बहुत इम्प्रेसिव अगर आप देखें वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं। मीनवाइल एक तबका जिसमें काफ़ी मूव थे, उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुई और आज फिर ये स्टॉक्स निकल गए, वो है HFCs। ज़रा एक बार आप कैनफिन होम्स को लेके आइए। कैनफिन होम्स आज, मतलब आज नहीं, मैं कहूँ 28 जून से ये एक रिट्रेसमेंट मोड में था। रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो रही थी, वो आज हुई। एंड सेम इज़ द केस विद LIC हाउसिंग फाइनेंस। बहुत मूव करने के बाद आज दोनों ही ट्रेड्स एग्जैक्टली 20 डे से रिवर्स हुए हैं, यानी अपनी डायरेक्शन को, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को रिज्यूम रखा है। शिल्पा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से इस आई थिंक व्यू के लिए आऊँगा। एक रेस्ट की ज़रूरत थी, दोनों स्टॉक्स ने लिया। अब आपको राइड करने के लिए इन दोनों में से बेटर प्लेस्ड क्या लग रहा है एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से? जी वीरेंद्र जी, मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें एक रेस्ट के बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसको इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक ही 780 पे रेकमेंड किया था कि पहला टारगेट टुवर्ड्स 820 रहेगा। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 820 में नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। यहाँ से 845 से लेकर 860 के भी लेवल्स आएंगे। तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक ब्रेकआउट है और काफी अच्छा एक सपोर्ट बेस बन गया है। अभी भी 780 स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको लॉन्ग रहना है। तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई। अच्छा, अब HDFC लाइफ, जिसका हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखा था कुछ समय पहले, कुछ और डिटेल्स आ चुके हैं। टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम एक्विवेलेंट, जिसे हम APE कहते हैं, वो इनफैक्ट आप कह सकते हैं उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर या फिर इनलाइन आया है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और VNB मार्जिन देखते हैं तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 730 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने लगभग 718 करोड़ आया है और मार्जिन्स जो है वो 25% के आसपास देखने को मिले हैं, जहां पर 25.6% का अनुमान था। तो कुछ कुछ केसेस में एक हल्का सा मिस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर VNB मार्जिन 25% पर वर्सेस एस्टिमेट ऑफ 25.6। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 9% का इजाफा, 6,400 करोड़ का ये फिगर देखने को मिला है। अब अनुमान था कि VNB मार्जिन हेल्दी रहेगा लेकिन फ्लैट रहेगा, तो वो एब्सोल्युटली इन लाइन है जो मोतीलाल एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस एक डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहे थे, ये फ्लैट रहा है विच इज़ ओके। स्टॉक आपके सामने 0.5% ऊपर हाल में भाग चुका है।
तो पहले मानस इस पर एक टेक चेक दीजिए, और शरद जी मैं आपके पास भी आऊंगी नंबर्स को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि जो बाकी नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। मानस, पहले आपका कॉल HDFC लाइफ पर। देखिए, अभी तक का तो ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव लगता है। जो पिछला हाई था मेरे ख्याल से वो 640 के आसपास था, उसको टेस्ट किया है, वहां पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, लेकिन पैटर्न तो अभी भी पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से स्टॉक में 670 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, और जब तक ये 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 620 है उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए 670 के टारगेट के लिए। 70 का टारगेट टिप पर खरीदा जाए। स्टॉक एकदम फ्लैट है, शांत है। शरद, आप इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं? क्या मौका मिलेगा इन लेवल्स पर खरीदने का? क्वार्टरली नंबर्स तो देखिए बॉटम लाइन के लेवल पे अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं, और VNB मार्जिन्स वगैरह में भी कोई बहुत बड़ा वेरिएशन है नहीं एक्सपेक्टेशन से। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई रिसेप्शन शायद नहीं मिले स्टॉक को, लेकिन मुझे लगता है इस कंपनी में जो आपको एक खास चीज मिलेगी, मर्ज्ड एंटिटी की जो क्रॉस सेलिंग जैसे जैसे इनको ओवरकोलेट करती है, और जैसा HDFC का फोकस एज अ ग्रुप बन रहा है, मुझे लगता है HDFC लाइफ में भी आपको थोड़ी अग्रेसिव ग्रोथ मिलेगी अगले साल से 2 साल में। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है पूरा एनवायरनमेंट, खास करके HDFC लाइफ के लिए। बट मर्जर के बाद जैसा मैं HDFC बैंक में उम्मीद कर रहा हूँ, सेम चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि परकुलेट होगी HDFC लाइफ में भी, और ग्रोथ रेट्स वगैरह अगले 2-3 क्वार्टर्स में या 1.5 से 2 साल में काफी अग्रेसिव रहेंगे, और जो टारगेट्स कंपनी लेके चल रही है वो भी अग्रेसिव है। तो एम्बेडेड वैल्यू पे 3-3.5 टाइम ट्रेड करता है, तो हमारे लक्ष्य करीब 750 रुपए के हैं। और जनरली भी मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे आपको लॉन्ग टर्म काफी बुलिश रहना चाहिए, जैसे पेनिट्रेशन लेवल्स इंडिया में है, सेकंड प्राइवेट में लार्जेस्ट इंश्योरर है। तो मुझे लगता है HDFC में ग्रोथ काफी बढ़िया रहनी चाहिए आने वाले समय में। नतीजे लगभग फ्लैट है, बट आने वाले क्वार्टर्स में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगी। मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, और 3 टाइम एम्बेडेड वैल्यू आसानी से मिल जाना चाहिए। तो इनिशियली 750 रुपए के लक्ष्य। तो 750 का लक्ष्य आप दे रहे हैं, और नंबर्स आप देखकर सुनकर स्टॉक अब 1% ऊपर आता हुआ, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड दोनों ही जानकारों ने दिया है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, वैसे भी हमने देखा ऑटो स्टॉक्स में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तेजी बनी हुई है, लेकिन एंसिलरीज में आप देखिएगा टायर कंपनियां और टायर स्पेस में काफ़ी हरकत देखी गई है। आज सुबह में JK टायर रिकमेंड हुआ था खिलाड़ी नंबर 1 पर, वो स्टॉक आसमान छू रहा है। अपोलो टायर 4% ऊपर, सीएट, MRF, बालकृष्णा, ये पूरा ये पैक है टायर स्टॉक्स का, जहां पर काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली क्या ट्रिगर है इन स्टॉक्स में इतनी तेज़ी दिखाने का? नीरज हमारे साथ जुड़ गए यही जानकारी देने के लिए। जब गाड़ियां रुक जाती तो चक्का जाम कहते हैं, जब ऐसे तेज़ी से भागते हैं स्टॉक्स या टायर्स, क्या उसके लिए कोई टर्म है? चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी। तो गाड़ी चल पड़ी है, और खबरें हैं कि टायर की कीमतें बढ़ाई हैं इन लोगों ने, तो इसलिए स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है। लेकिन कीमतें क्यों बढ़ाई ये समझना चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो रबर है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और इस वक्त 210 रुपये किलो के आसपास चल रही होगी, जो कि 12 साल का हाईएस्ट प्राइस है। बावजूद इसके कि अभी ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है रबर की, लेकिन फिर भी प्राइसेस बढ़े हैं रबर के। क्यों बढ़े रबर के प्राइसेस ये समझना ज़रूरी है। इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा ना गिरे हैं ना चढ़े हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन है रबर का उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी भी हम लोग कम से कम 40% रबर इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो इंपोर्ट उतना ज़्यादा करते नहीं, डोमेस्टिक डिपेंडेंसी है। तो 2022-23 में हम लोगों ने मतलब देश का प्रोडक्शन 8,39,000 टन था, जबकि खपत जो है 13,50,000 टन थी। अब 2023-24 जो अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ, इसमें 14,16,000 टन का कंजम्पशन है, और 8.5 लाख के आसपास के, यानी प्रोडक्शन 839 से 857 हुआ है, और कंजम्पशन 13-13.5 से 14.25 हो गया है। तो चूंकि गाड़ियां बहुत बिक रही, OEM की डिमांड, रिप्लेसमेंट की डिमांड आ रही, तो डिमांड के सामने रबर का उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा, और इसके साथ ही कम से कम 1 दशक से प्राइसेस बहुत नीचे थे, तो इसलिए कोट्टायम, केरल वगैरह में रबर प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं। इस बार कोशिश लोगों ने की है, और उसकी रेन गार्डिंग वगैरह कोशिश की करने, लेकिन रेन हो नहीं पाया, तो अभी भी इतना संभावना नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर लिया है, ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत कम है, अभी भी करीब 3.5 लाख टन, 3.25 लाख टन के आसपास इन्वेंट्री है, लेकिन तमाम सारे फार्मा ग्रुप्स या प्रोसेसर्स या स्टॉकिस्ट ने होल्ड कर रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे।
और ऊपर प्राइस जाएंगे तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, केरल में चुनाव है अगले साल और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज़ में आती है, तो इस वजह से प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार ऊपर है, 210-12 के आसपास चल रहे हैं, जो और ऊपर जा सकते हैं। इस वजह से टायर कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। टायर कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं क्योंकि उनको अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि गाड़ियाँ आप देखिए नहीं, हर महीने नंबर्स खूब आ रहे हैं बिकने वाले। ओके, बिल्कुल नीरज जी, तो ये इस समय टायर स्टॉक्स फोकस में सारे के सारे। चलिए इन पर बात कर लेते हैं एक बार। शरद जी, आपका क्या व्यू होगा टायर स्टॉक्स पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली देखी है हमने ऑटो एंसिलरी में इन जनरल। देखिए अक्रॉस द बोर्ड ऑटो एंसिलरी शायद टायर लास्ट मूवर है, एमआरएफ वगैरह शुरू में थोड़ी मूवमेंट दिखा चुके हैं, बट इन वैल्यूएशंस पे मैं अपोलो वगैरह देख रहा था, एट लास्ट एट बेस्ट आपको अगर 17-18 का मल्टीपल भी मिलता है, ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स है नहीं। और जैसा नीरज जी बोल रहे थे, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस का प्रेशर रहता है तो ईएम्स के केस में बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्ट करने का नहीं है। रिप्लेसमेंट वाले साइकिल में शायद इनको थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी बेटर मिल जाए। तो हालांकि जनरली मतलब कच्चे प्रोडक्ट्स पे, रॉ मटेरियल पे हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली थोड़ा सा प्राइसेस में नमी आनी चाहिए, तो वहाँ बाकी तो सेगमेंट्स को फायदा होगा, बट टायर में हम बहुत ज्यादा ये उम्मीद नहीं कर रहे क्योंकि नेचुरल रबर अवेलेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया में जब तक वो त्रिपुरा वाली बेल्ट में जो रबर प्लांटेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, तो उसको आने में समय लगेगा। तो करंट सिचुएशन में मुझे लगता है ऑटो की ग्रोथ के साथ जो नॉर्मल ग्रोथ आती है, तो 17-18 के मल्टीपल अगर मिलते हैं तो यहाँ से लगभग एवरेज में आपको स्टॉक्स में 15 से 20% की और अपसाइड थोड़ा ऑप्टिमिज्म में मिल सकती है। बहुत ज्यादा कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रही, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं 17-18 के मल्टीपल पे, तो अपोलो टायर में यहाँ से करीब 15 से 20% की और अपसाइड बन सकती है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड अगर आप देखें पोटेंशियल्स अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 539.55 पे। मीनवेल मैं डे ट्रेड्स की बात करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक स्टॉक पॉली कैब लेके आइए एक बार प्लीज। 6656 डे हाई पर, कल का हाई पार किया, परसों का हाई पार किया, 10 डिमा पार किया और ऑलमोस्ट अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जाके स्ट्राइक करता हुआ, और आज का लो है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 6662 पे। शिल्पा जी आपकी रीडिंग क्या कह रही है? इनफैक्ट अभी शिल्पा जी के पास में क्या था, काम करते हैं ये व्यू लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी आपका व्यू, पॉली कैब ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 20 डेमा, मेरे ख्याल से वो परसिस्ट करता है 20 डेमा 6698 पर। आपका व्यू पॉली कैब का कैश पे, फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे? वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉली कैब जो अपने 50 डे में के हिसाब से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट होगा, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेड भी लेना है, तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो पहला टारगेट आता है वो करीबन 6780 से लेके 6800 तक आएगा, यानी 120 पॉइंट और 130 पॉइंट और जुड़ेगा। तो पॉली कैब देखिए मुझे लगता है 6650 ये इंट्राडे का इसका एक रेजिस्टेंस था स्विंग का, तो इसने अपना रेजिस्टेंस निकाला है, तो हमारा स्टॉप लॉस 6650 के नीचे होना चाहिए। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 6625 को और प्ले करेंगे इस लॉन्ग को, जैसे मैंने कहा 6780 से 6800 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। 6780, 6800 के लिए पॉली कैब में एक बड़ा मूव आता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डे हाई पर ये काउंटर है। हम जब HDFC लाइफ देख रहे थे उसके पीछे आप देखिएगा SBI लाइफ में और जोर आ रहा है। वैसे SBI लाइफ टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में रहा है, ये 3.5% ऊपर, और HDFC लाइफ के नंबर्स देखने के बाद और तेजी इसने पकड़ ली है। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है दो NBFCs पर, एक है श्रीराम फाइनेंस और दूसरा है बजाज फाइनेंस। अब श्रीराम फाइनेंस इस साल के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल होगा, लगभग 40% तक की तेजी ईयर टू डेट इसने कमा ली है। इसके सामने अगर आप बजाज फाइनेंस को रखेंगे तो वो एक अंडर परफॉर्मर है। तो शरद जी ये बताइए, क्या बजाज फाइनेंस में उतनी तेजी आती हुई दिखाई देगी जितनी श्रीराम फाइनेंस ने अब तक दिखाई है? हालांकि प्राइस वाइज आपको सिर्फ भाव के लिहाज से श्रीराम फाइनेंस ज़्यादा सस्ता दिखता है, लेकिन वैल्यूएशंस के तौर पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे डिलीवरी अर्निंग्स की कैसी रहेगी, दोनों में आपकी कंपैरिजन के लिहाज से ज़्यादा भारी क्या है? देखिए जनरली जो कमर्शियल व्हीकल साइकिल है वो मजबूत है, सेकंड ओनरशिप वाला साइकिल है, उसका श्रीराम फाइनेंस को फायदा मिलना चाहिए। प्लस जिस पीरियड में हम कंपेयर कर रहे हैं उस पीरियड में बजाज फाइनेंस लगभग 5.5-6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था,
और श्रीराम फाइनेंस अभी भी 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से तो मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस बेटर प्लेस्ड है, बट दोनों डिफरेंट बिजनेसेस हैं। श्रीराम फाइनेंस का बिजनेस काफी सिक्लिकल हो सकता है, हालांकि रिसेंट मर्जर्स के बाद काफी हद तक वो भी रिटेल ओरिएंटेशन की गई है, लेकिन फिर भी जो सीवी वाला बिजनेस है वो काफी साइक्लिकल हो सकता है, काफी प्रोन टू रिस्क हो सकता है। जबकि बजाज फाइनेंस का प्राइमरली जो रिटेल लेंडिंग वाला फास्ट चर्निंग बिजनेस है और ग्रोथ रेट्स वगैरह कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस के हमेशा बेटर रहे, आने वाले समय में भी वो 20-25% के ऊपर के ग्रोथ रेट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब जिस स्केल पे बजाज फाइनेंस पहुंच गया है, उनको ये ग्रोथ रेट्स और ये रेशियोज मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बाजार शायद थोड़ा सा वेट करेगा कि ये नंबर्स वो कंसिस्टेंटली कैसे डिलीवर करते हैं ग्रोथ के एंगल पे, खास करके एसेट क्वालिटी के लेवल पे कभी भी बजाज फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम ऐसा सच्चाई नहीं थी, बारिंग मेरे हिसाब से कोविड के वक्त थोड़ा बहुत, वो भी मार्जिनल था, फिर भी सबसे मजबूत एसेट क्वालिटी थी। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आपको श्रीराम फाइनेंस में है। बजाज फाइनेंस को थोड़ा शायद और टाइम हम देखना चाहेंगे, वेट करेंगे कि नंबर्स कैसे परकुलेट होते हैं ये हायर बेस पे। तो कंपैरेटिवली अगर एक स्टॉक चुनना हो तो मैं श्रीराम फाइनेंस चूज करूंगा, बट ये वैल्यूएशन पे मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स को लगभग अवॉइड ही करना चाहिए, फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। वैल्यूएशन के लिहाज से दोनों ही स्टॉक्स अवॉइड करें, लेकिन अगर दोनों में एक चुनना हो तो श्रीराम फाइनेंस ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। अच्छा, बजाज फाइनेंस जो अंडर परफॉर्म कर चुका है पिछले 6 महीनों में, उसके कारण ये भी है कि इनके जो बिग टिकट सेलिंग आइटम्स थे, वो EMI लोन्स एक्सेट्रा, उस पर रोक लगी थी। अब वहाँ पर पिकअप देखने को मिल रहा है। वो कितना ऐड करेगा ग्रोथ में, वो आगे ऑफ कोर्स रहेगा, Q2 में ज़्यादा दिखाई देगा। इस बीच राजेश पालवे हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड इस घंटे के लिए क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से, उसमें हमें गेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। आज के सेशन में देखें तो डेरिवेटिव डेटा में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गेल फ्यूचर में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 245 248 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 232 के आसपास। राजेश जी, पिछले हफ्ते वाली रिकॉर्डिंग देख के आए थे क्या आप? एग्जैक्टली यही था। ONGC डे हाई पर था, हमने मार्क किया, उसके बाद आप कार्यक्रम में जुड़े, फिर आपने गेल पे कॉल दी। एग्जैक्टली वही हुआ। खैर, गेल पे आपकी कॉल है तो है, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और अच्छा मूव दे रहा है यहाँ पर। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, जिस पर मैं शायद इनफैक्ट राजेश जी आप ही का व्यू लूँगा। एक बार एज पे कॉर्नर पे बैठे हुए स्टॉक्स को देखिए आप। आज फार्मा का दिन भी था, कुछ देर पहले ग्लेनमार्क डिस्कस हो रहा था। एक बार जरा लिखा है ये स्क्रीन पर, ग्रेनुअल्स 524 524.25 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और एक टिपिकल जिगजैग फॉर्मेशन पे ट्रेड करता है। 524.70 पे आपका व्यू क्या है इस वक्त राजेश जी? थोड़ा एग्रेसिव मूव देता है ये डेरिवेटिव्स में, कोई टेक आपका इस पे? तो देखिए वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है स्टॉक का, और आज जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन का एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज रिवर्सल बार 540 की तरफ हमें लगता है ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो छोटे स्टॉप लॉस 519 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। फार्मा एज अ सेक्टर भी एक अच्छे मोमेंटम में, तो ग्रेन्यूल्स पे 535 540 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है, तो बाय करने की सब। हाल ग्रैन्यूल्स इंडिया पर व्यू, लेकिन आज सुबह से देखिए ये पूरा फार्मा पैकेज हमारे रेडार पर आया। अनुज, आई रिमेंबर आप लोग सुबह में भी वो औरो फार्मा की बात कर रहे थे, और एक लाइन से सिप्ला हो, लुपिनो, सब में खबरें और सारी पॉजिटिव खबरें रही। बिल्कुल। और हल्का एक और चीज़ फार्मा इंडेक्स के बारे में मैं ये कहूँगा, अभी भी मार्केट में अगर आपको एक पॉकेट है, लार्ज पॉकेट जहाँ पर वैल्यू है, तो वो फार्मा है। आप स्टॉक्स उठा के देखिए। फॉर एग्जांपल आज सुबह इवन औरोबिंदो फार्मा की बात हुई थी, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि उसमें वैल्यूएशन में काफ़ी कंफर्ट है। लुपिन की वैल्यूएशन अब थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन लुपिन की अर्निंग्स भी उस हिसाब से बढ़ रही हैं। बाकी आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए, आई थिंक सन फार्मा, ग्लेनमार्क, सिप्ला, डिस्पाइट इसके कि इनमें अच्छे खासे मूव्स स्टॉक्स में आ चुके हैं, अपनी पीक वैल्यूएशन के मुकाबले ये स्टॉक्स अभी भी रिलेटिवली सस्ते हैं। ऐसा आप बाकी सेक्टर के बारे में नहीं कह सकते। एक शायद बैंकों के बारे में कह सकते हैं आप, लार्ज प्राइवेट बैंकों के बारे में, एक्स ऑफ ICICI बैंक, कि बाकी सारे बैंक्स थोड़ा अपने मीडियन वैल्यूएशन या पीक वैल्यूएशन के नीचे चल रहे हैं। लेकिन फार्मा एक सेक्टर है जहां पर ओवरऑल अगर आप एक सेक्टर का व्यू लेंगे तो अभी भी शायद ये सेक्टर अपने पीक वैल्यूएशन थोड़ा नीचे चल रहा है।
और एक चीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन चल रहा है, अब शायद थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि अब फार्मा की भी थोड़ी सी बारी आ चुकी है। कंसिस्टेंट मूव्स यहाँ पर वैसे रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन मोमेंटम वाले मूव्स अभी आने शुरू हुए हैं फार्मा में पिछले 3-4 दिनों में, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं यहाँ पर। काफी इंटरेस्टिंग प्ले देखा गया है पूरे फार्मा स्पेस में। ये शरद जी, बायबैक से पहले जो औरो फार्मा भागा है उसमें कुछ पोजीशन रखनी चाहिए क्या, और फिर बायबैक का जब प्राइस आए और वो लुक्रेटिव लगे तो सामने से दें स्टॉक को? कि जनरली जो बायबैक्स आ भी रहे हैं वो इतने छोटे क्वांटम के आते हैं कि इतना बड़ा कोई चेंज आपको पी आर्बिट्राज से मिलेगा ये मुझे उम्मीद नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज हो सकता है औरोबिंदो अभी भी ठीक है, बट हम लार्जली बड़े स्टॉक्स में हम डॉक्टर रेड्डी के साथ ही इन्वेस्टेड हैं, वो हम लोग को ठीक लगता है अभी भी पोस्ट एक्विजिशन भी। बट ये बाईबैक पे प्ले करना मतलब मोमेंटम के हिसाब से ठीक है, बट बाईबैक में शेयर देके आप कितने की आर्बिट्राज करेंगे, क्योंकि जनरली जो बाईबैक आ रहा है वो 2 से 5% मैक्सिमम इक्विटीज पे आ रहा है, तो उससे बहुत बड़ा कोई चेंज आपको आर्बिट्राज में मिलेगा नहीं एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह समझने के बाद। तो उसमें तो बहुत ज्यादा आर्बिट्राज आपको शायद नहीं मिले, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है कि जैसे इक्विटी कम होती है आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, वो जो इम्पैक्ट है फ्लोट भी कम होता है तो वो इम्पैक्ट जरूर रहेगा। और वैल्यूएशन अभी भी औरोबिंदो में बहुत महंगी नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज टाइम टू टाइम उनके यहाँ क्रॉप हुए हैं, तो वो एक सर्टेनली नेगेटिव चीज है। तो अगर आपको वैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज साइडलाइन करके देखना है तो मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी प्रोबेबली हम लोग को बेटर लगता है। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी शायद आपके रेडार पर होना चाहिए। तो ये फार्मा स्टॉक्स, और जहां पर आज हमने देखा एक अच्छा खासा मूव साफ बना है, लेकिन अब रुक करते हैं उस बड़े इवेंट की जो 23 जुलाई को हम सबके सामने आएगा। मैं बात कर रही हूँ बजट की, और बजट में देखिए निवेशकों को निराशा नहीं मिलेगी। ये इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज़ को जो सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है उनकी तरफ से बयान आ रहा है, क्योंकि सोशल वेलफेयर पर खर्च सरकार बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। अब ऐसी बैलेंसिंग कैसे होगी? लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं यही बताने के लिए। लक्ष्मण जी, दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा, और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज़्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूँ। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका। तो रिसोर्सेज सरकार के पास है, लेकिन अनाप शनाप खर्च नहीं होगा, सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग कायम रहेगी, फिस्कल डेफिसिट 5.1 और माइट भी रिड्यूस होकर शायद 5 तक लाने के प्रयास हों। लेकिन अब बजट बहुत नज़दीक खड़ा है और थोड़ा सा हाउस व्यूज़ क्या हैं बजट को लेकर, किस क्षेत्र को कितना आवंटन, कितना तवज्जो दी जाएगी, इस पर एक्सेस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है। आइए उस रिपोर्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। यतिन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे सहयोगी। यतिन, ने क्या कहा गया इस रिपोर्ट में और किन किन सेक्टर्स को प्राथमिकता वरीयता दी जाएगी इस बजट में लाइकली टू बी?
देखिए, हर दिन हम एक बजट के ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट का व्यू ले आते हैं और आज अगर हम बात करें एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, तो इनका मानना है कि जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो काफ़ी स्मूथ रहने वाला है इस टाइम, क्योंकि आरबीआई से स्पेशल डिविडेंड भी आया है और टैक्स कलेक्शन काफ़ी बॉइंट रहे हैं। तो FY25 के लिए मान के चलिए 5.1% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट अनुमानित है और अगले साल का टारगेट सरकार 4.5% के आसपास रख सकती है और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है कि ज़्यादातर ब्रोकरेज फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का 5% और अगले साल का 4.5% मान के चल रहे हैं। इसके अलावा फोकस जो है केपेक्स पे चलता रहेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ केपेक्स अभी भी लैगिंग है। तो सरकार की कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब क्रिएशन के लिए केपेक्स की जो लागत है उसको बढ़ाया जाए और ख़ास करके रूरल मार्केट्स में अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सरकार एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है इस साल। रोड रेलवेज ऑब्वियसली फोकस एरियाज तो रहेंगे ही और यहाँ आवंटन साल दर साल बेसिस पे 10 से 15% बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम रूरल मार्केट्स की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, तो क्लियरली सरकार का ये टाइम का फोकस उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे रह सकता है। और जॉब क्रिएशन की बात करें तो उनके स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी, ऐसा एक्सिस का मानना है। टॉप पिक्स की बात करें बजट के लिए तो जहाँ तक कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ का सवाल है, इनको लगता है हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, एनटीपीसी जैसे लार्ज कैप काउंटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा मिड कैप में उनको जो पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स, उनमें प्राज इंडस्ट्रीज़, आइनॉक्स विंड, जे कुमार इंफ्रा, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और वी मार्ट जैसे काउंटर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरे काउंटर्स जहाँ उनका कवरेज नहीं है या M&M रूरल थीम पे, पावर ग्रिड पावर सेगमेंट में वाटेक, वाबाग, BEL, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा अट्रैक्शन है। तो ये 3-4 वो स्टॉक्स हैं जहां वो अपने कवरेज के बाहर भी स्टॉक्स को पसंद कर रहे हैं। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब, फास्ट फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। CNBC आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, देखिए मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ CNBC आवाज पर। और इस बीच HDFC AMC वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे शेयर, क्योंकि नतीजे जोरदार रहे हैं। मुनाफे में 26% से ज्यादा का इजाफा, 604 करोड़ का फिगर है। 478 करोड़ से बढ़कर कंपनी ने 604 करोड़ का मुनाफा डिलीवर किया है और साथ ही साथ रेवेन्यू भी करीब 35% बढ़कर आया है। 575 था इस तिमाही में पिछले साल, और अगर इस क्वार्टर की बात करें Q1 ऑफ FY25, वहां पर फिगर आ रहा है करीब 775 करोड़ का। तो कुल मिलाकर एक जोरदार क्वार्टर कंपनी के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा खासा। एबिटा लेवल पर भी एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिलनी चाहिए। आपको याद होगा सुबह में हम जियोजीत फाइनेंस के नंबर्स की बात कर रहे थे। ब्रोकिंग फर्म वो भी है और वो स्टॉक टॉप परफॉर्मर है। और अब HDFC AMC जो वायदे बाजार वाला शेयर है 4272 के लेवल्स पर आता हुआ, देखते ही देखते यहाँ पर 2.5% का इजाफा। एबिटा आप देखिएगा 594 करोड़ पर आया, 428 करोड़ से बढ़कर। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने परफॉर्मेंस अपना बेहतर ही किया है। मार्जिन्स में भी 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा, 74.6% से बढ़कर 76.6% के मार्जिन्स। तो ये फिलहाल स्टॉक अब 3% के गेन्स दिखाने लगा है। पालविया जी, ट्रेड है क्या इसमें? HDFC AMC 4290 पर, नतीजे तो बढ़िया हैं। और बिल्कुल एक अप ट्रेंड में ही है स्टॉक है, और जिस तरीके से मोमेंटम बना है अभी, हमें लगता है यस यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 4350 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो एक अप ट्रेंड में स्टॉक है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने देखी पिछले 5-7 मिनट में भी इसमें आते हुए दिखी। और अभी नतीजों के बाद भी स्टॉक में जो मोमेंटम बन रहा है ये 4350 4360 की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का, जिनके पास है वो तो बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 4260 का। 5260 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और स्टॉक 52 वीक हाईज पर इस समय ट्रेड करता हुआ, फ्रेश 52 वीक हाई बाय द वे इस स्टॉक ने आपके लिए बनाया है 4272 के लेवल्स। शरद जी, नंबर्स अब देखिए, आज सुबह में हम जियोजीत फाइनेंशियल देख रहे थे, HDFC AMC का भी नंबर एकदम बढ़िया आया है। आगे ऑफ कोर्स बाकी लिस्टेड एंटिटीज भी अपने नंबर्स डिलीवर करेंगी। ये पूरे स्पेस में, इस तेजी के बाजार में
जाहिर तौर पर नतीजों में परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए, लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे लेना? किस शेयर में जो ब्रोकरेज है जिसमें मौका है, जहां अभी भी नया ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर एचडीएफसी एएमसी पर ही आप व्यू दे दीजिए? ब्रोकरेज स्टॉक्स पे तो मैं देखिए वेंचर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से सेबी का ओवरहैंग है फिलहाल एफ&ओ ट्रेडिंग पे, जो बहुत बड़ा हिस्सा है सबकी कमाई का, अगर उससे रिलेटेड कोई रेगुलेशंस या चेंजेस आते हैं तो वो अक्रॉस द बोर्ड जो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल खास करके पॉपुलर रहा है डीआईवाई क्लाइंट्स के बीच में, वहाँ इम्पैक्ट आ सकता है। तो मुझे लगता है ब्रोकरेज कंपनीज में, ब्रोकिंग कंपनीज में तो मैं प्रेफरेबली अवॉइड ही करूंगा अभी, क्योंकि वैल्यूएशंस भी अक्रॉस द बोर्ड कहीं कहीं पे तो बहुत लुडिक्रस लेवल्स हैं, मतलब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ठीक है अभी तो ब्रोकिंग कंपनीज मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। एएमसीज में एचडीएफसी पर्टिकुलरली रिजल्ट मोर और लेस करीब 5 से 6% बेटर देन एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉटम लाइन के लेवल पे, तो वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज है। बट वैल्यूएशन के लेवल पे नेक्स्ट 12 महीने की अर्निंग्स पे ऑलरेडी स्टॉक लगभग 40 टाइम ट्रेड कर रहा है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे तो 50 टाइम तक चला जाए, बट मेरे हिसाब से अगले 10 से 15% की जो अपसाइड आपको मिलती है यहाँ से लेके अगले 10-15%, उसको ग्रेजुअली यूज करके एग्जिट ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हो गया है। अगर एएमसीज में मुझे कुछ चुनना हो वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से, तो मुझे लगता है यूटीआई एएमसी अभी भी कंपैरेटिवली मच चीपर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बाकी निपॉन, एबीएसएल और एचडीएफसी में तो काफी बढ़िया रनअप आ गया है। तो अगर एक स्टॉक चुनना हो तो मुझे लगता है यूटीआई एएमसी अभी भी कंपैरेटिव वैल्यूएशंस पे शायद बेटर मार्जिन ऑफर करता है। ओके, यूटीआई एएमसी पे आपका प्रेफर्ड लॉन्ग व्यू है 1071 के स्तर पे। अब आइए काम करते हैं 4 इंट्राडे ट्रेड्स, 3 इंट्राडे ट्रेड्स और एक थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जो ट्रेड हम डिस्कस करते हैं 4 का चौके में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन आज शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, ये पिक करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। उसके बाद राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से एफ&ओ सुपरस्टार पिक करेंगे। मानस 4 का चमत्कार पिक करेंगे और शरद अवस्थी जी अभी जो यूटीआई एएमसी पे कमेंट कर रहे थे, आज उनका मिड का फंडा होगा। इट्स ऑलमोस्ट 246, 246 हो चुके हैं। काम करते ट्रेड्स पिक करते हैं। शिल्पा जी बताइए, आप सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं मैम? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन मेरा यहाँ पे अगेन फार्मा सेक्टर से ही है, लेकिन डायग्नोस्टिक स्पेस लालपात लैब। मुझे लगता है लालपात लैब एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में है, जहाँ पे 2900 की डाउनसाइड की सपोर्ट से आप यहाँ पे 3200, 3300 के लेवल्स के लिए भी अपसाइड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3000 का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो रफली 83-84 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 125 का। इसके ऊपर जाता है तो ये 150, 170 के भी लेवल्स के लिए आपको एक बार ये डेफिनेटली ट्रेड करते हुए दिख सकता है। ओके, तो 3000 का कॉल लेकर चले डॉक्टर लाल पैथलैब्स वाला। 120 तक के लेवल्स आ सकते हैं आगे, 80 रुपए पर ये फिलहाल ट्रेड है। राजेश पालवी एफ&ओ सुपरस्टार। एफ&ओ सुपरस्टार में एफएमसीजी से कोलगेट पामोलिव पसंद आ रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक में हमें लगता है ये मोमेंटम 3160, 3180 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो कोलगेट पामोलिव पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 3070 के आसपास। ये इस समय एफ&ओ सुपरस्टार। मानस आपका चार्ट का चमत्कार। अनुज देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। स्टॉक ने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। वापस पिछले हाई को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2844 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2965 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 2900 वाला 2900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 64-65 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लेमर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आपकी कॉल है श्रीराम फाइनेंस की। 2900 की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। ये चार्ट का चमत्कार में मिड कैप फंडा शरद जी से पिक करते हैं। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? एवेलॉन टेक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। 3500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का लगभग 50% रेवेन्यू यूएस बिजनेसेस से आता है, जहां पिछले कुछ समय में थोड़ा स्लो डाउन था, बट रिसेंटली कंपनी ने क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वहां टाई अप किए हैं, पार्टनरशिप्स की है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए।
प्लस चेन्नई में इनका कैपेक्स एक चल रहा है 2 नए प्लांट्स का, वो भी सेकंड हाफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में ईएमएस एक ग्रोइंग स्पेस है, अगले 2-3 साल 32% जैसी सीएजीआर इंडिया में मिलनी चाहिए, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ज्यादातर अपनी जो वर्कफोर्स है वो यूएस में से काम करवा रही थी, जिसकी वजह से इनका एम्प्लॉय कॉस्ट कंपैरेटिवली 6 से 7% ज्यादा था बाकी कंपनी से। कंपनी ग्रेजुअली अगले 2-3 सालों में उसको यहाँ शिफ्ट करना चाहती है, तो ऑलरेडी वो अंडर प्रोसेस है, उसका असर आपको EBITDA मार्जिन्स में दिखना चाहिए। तो 5 से 6% जैसा इंप्रूवमेंट EBITDA मार्जिन्स में ग्रेजुअली वो भी आ जाना चाहिए। और प्लस ये जो कैपेक्स कर रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए। और ईएमएस एक स्पेस है जहाँ ग्रोथ तगड़ी है, 1275 करोड़ जैसे ऑर्डर बुक है जो अगले 12 से 14 मंथ में एग्जीक्यूटेबल है, और 850 करोड़ जैसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, स्पेस में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, कंपनी डिसेंट है, प्रेजेंस एक अच्छे सेगमेंट में है जहाँ ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो इस साल भी लगभग कंपनी 13.5-14 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, और टॉप लाइन पे ग्रोथ शायद उतनी नहीं दिखाई दे, लेकिन बॉटम लाइन के लेवल पे इंप्रूवमेंट काफी तगड़ी है, और ये कंटिन्यू करना चाहिए अगले 2-3 साल, जैसे जैसे ये शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉय बेस होता है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आती है। बाकी सारे रेशियोज पे लगभग पीयर से बेटर फेयर करती है कंपनी, तो हमें लगता है 50 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो लगभग 650-700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एवलॉन टेक। एवलॉन टेक आपका प्रेफर्ड कॉल है इस वक्त का मिड कैप फंड। एक काम करते हैं, शुरू से आपको बताते हैं कि आज 4 ट्रेड्स हमने क्या पिक किए। पहला आया था सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से। आज डॉक्टर लाल पैथलैब का 3000 का कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 125-150 ऑन द हाई सेट 60 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। राजेश पालवे जी ने पिक किया कोलगेट 3160 पे ट्रेड करता हुआ, लक्ष्य यहाँ पर 370 का स्टॉप लॉस। मानस ने पिक किया यहाँ पर आज का 4 का चमत्कार और ट्रेड था श्रीराम फाइनेंस करीब 29 के लक्ष्य के लिए। और अभी जो शरद जी ने आज मिड कैप फंडा कॉल पिक किया आपके स्क्रीन पे। एवलॉन टेक लगभग 650 की टारगेट के लिए 540-80 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। PSU बैंक्स में मूव एक बार फिर से बढ़ता हुआ और अच्छा मूव आ रहा है, स्क्रीन पे मैं रीड कर पा रहा हूँ। और स्क्रीन पे क्या इस वक्त मूव जनरेट कर रहा है, श्रीराम फाइनेंस जो कॉल थी यहाँ पे मानस की वो एक अच्छा कर रही है, बाकी PSU बैंक्स और सिर्फ PSU बैंक से। अच्छा, एक बार एस्कॉट्स लेके आइएगा। एस्कॉट्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। एस्कॉट्स पे आपका व्यू प्रशांत क्या होगा, जरा एक बार रीड कीजिएगा इसके आज वॉल्यूम्स को। आज इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो 21 जून के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और उसके बाद आज ये रिवर्सल लगभग 50 डे डिमा की रेंज से है। आपका प्राइस भी उस पर? वीरू जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्पॉटिंग हुई है, ये आउटराइट बाय होना चाहिए। आज का जो लो बना हुआ है 3880, आपका आइडियल स्टॉप लॉस यही होगा, करीबन 2% रिस्क हो रही है, बट इसके सामने रिवॉर्ड जो होगा वो काफी बड़ा है, क्योंकि आप कम से कम जो टारगेट होगा वो 20 दिनों की एवरेज जो ऑलमोस्ट 4140 यानी यहाँ से 200 पॉइंट दूर, ये आप पहला टारगेट मान के चल सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल इसके हायर टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक लोअर टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट को पुल कर सकते हैं और आपको कंफर्टेबली 4150 तक के लेवल नजर आ सकते हैं। तो ये हो गई एस्कॉट्स को बोटा पर। चलिए अब कल के रिजल्ट्स की बात करते हैं। कल बजाज ऑटो निफ्टी में और F&O में L&T फाइनेंस, इनके नंबर्स आ रहे हैं। दोनों के प्रीव्यूज लेकर सुमित जुड़े हमारे साथ। सुमित, गुड आफ्टरनून। बजाज से शुरुआत करते हैं। देखिए, कल बजाज ऑटो की नंबर्स के साथ शुरुआत होगी और ऑटो स्पेस से अभी ये नंबर आगे की टोन सेट करेगा, स्पेशली 2 व्हीलर स्पेस को लेकर। लेकिन बजाज ऑटो के केस में स्टैंड लोन बेसिस पे एक जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, करीब 11,794 करोड़ रुपए के आसपास का एक सेल्स का नंबर रहेगा, 14.5% की बढ़त 10,309 करोड़ रुपए के सामने। इसके अलावा मुनाफा 1896 करोड़ जो कि 1665 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान है। मार्जिन करीब 20% जो कि 19% के सामने होंगे YOY बेसिस पर। Q-on-Q बेसिस पर ये मार्जिन 20% के आसपास स्टेबल रह सकते हैं। इसके अलावा EBITDA करीब 2385 करोड़ 1953 करोड़ रुपए के सामने YOY बेसिस पर आएगा। Q-on-Q बेसिस पर भी EBITDA करीब 2600 करोड़ रुपए की रेंज से कहीं 2800 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, 2200 करोड़ रुपए के सामने कहीं 2300 करोड़ रुपए आएगा। तो मोरलेस फ्लैट साइड पे Q-on-Q बेसिस पर रहने का अनुमान है। 7% वॉल्यूम बढ़ेगा YOY बेसिस पर, क्योंकि इन्होंने 10% 2 व्हीलर वॉल्यूम बढ़ा है और 125 सेगमेंट CC सेगमेंट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। 3 व्हीलर स्पेस में 9 से 10% के आसपास के वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है और एक्सपोर्ट सेगमेंट में 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। YOY बेसिस पे प्राइस हाइक, जिसकी वजह से रियलाइजेशन थोड़े बेहतर हैं,
15% का एक जंप है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3 से 4% का रियलाइजेशन में बेटरमेंट है, इसलिए वाई रेवेन्यूज में एक अच्छा जंप है और क्यू ऑन क्यू मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रेवेन्यूज रहेंगे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर का अनुमान बाजार लगा रहा है वाई बेसिस पर और फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे एक नंबर का अनुमान लगा के चल रहा है बाजार क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। लेट्स सी कैसे आगे पोस्ट करते हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो एक बार डिस्कस कर भी लेते हैं, कंसिडरिंग इन्होंने हाल ही में वो जो सीएनजी बाइक लॉन्च की उसके बाद थोड़ा सा फोकस में रहा है। आज भी स्टॉक देखिए करीब 2-2.5% के गेन्स दिखाता हुआ। कावा जी, करंट लेवल्स पर प्री नंबर्स क्या कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल, सुबह से तो अच्छा लग रहा है बजाज ऑटो, बहुत बढ़िया बेस बनाया, करीब 9400 के आसपास एक ब्रेकआउट की जरूरत थी और वो भी मिल गया करीब 9550 पे। ट्रेड कर रहा है 9660 पर, लगता है ये 10,000 की तरफ जा रहा है, एक राउंड फिगर है, वहां तक जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल। स्टॉप लगाना चाहिए 9600 का एंड ट्रेड लॉन्ग, एक चांस लेना है ले सकते हैं नंबर्स के पहले। ओके, एक चांस लेना है तो लिया जा सकता है, नंबर से पहले एक एंटिसिपेशन में रन तेजी का बना है। एल&टी फाइनेंस से क्या उम्मीद होगी सुमित? होल्डिंग केस में एक तो वैसे तो पूरा एनबीएफसी स्पेस वैल्यू वाइज थोड़ा बेटर है कंपेरेटिवली बाकी अगर सेक्टर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो, लेकिन यहाँ पर जो पोल अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास के एनआईएस तिमाही में रहेंगे, 1752 करोड़ रुपए के सामने आएगा। मुनाफे फ्रंट पे 677 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफा रह सकता है 531 करोड़ रुपए के सामने, ये भी वाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इस बारी प्रोविजनिंग थोड़ा बढ़ने का अनुमान है, 500 करोड़ रुपए के सामने रफली 545 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्रोविजनिंग का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लोन ग्रोथ करीब 31% इस तिमाही में वाई बेसिस पर रहने का अनुमान है। जो इनके एनआईएम्स हैं वो पिछली बार बढ़े थे तो एक अच्छा बेस भी है, उसके सामने करीब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास के डिक्लाइन की बातचीत बाजार में है। रफली 10 कुछ ब्रोकर्स मान रहे 10.5, कुछ मान रहे 11, 10.9% के आसपास एक एस्टिमेट लगा लीजिए आप। और जो ओवरऑल जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं वो करीब करीब 39% के आसपास गिरने का अनुमान है, क्योंकि थोड़ा सा स्केल डाउन इन्होंने अपने ऑपरेशंस को किया है तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी कंपनी ने ली है। लेकिन एक बाजार का अनुमान ये है कि वाई बेसिस पे अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रोविजनिंग का बढ़ना थोड़ा रहेगा, लेकिन बाकी मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहेंगे। बट कमेंट्री पार्ट क्रूशल रहेगा और ऑब्वियसली एक वैल्यू थोड़ी बेटर है यहाँ पर एनबीएफसी स्पेस में, तो वो भी इनको शायद कुशन देगी नंबर्स के अंदर। देखना होगा कि कमेंट्री यहाँ से आगे के लिए कैसी है, क्योंकि एक रिएक्शन तो हमने उन Q1 अपडेट्स में इन एनबीएफसीज में देख लिया है। कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन बन रही है क्या शिल्पा जी एल&टी फाइनेंस में? हम कुछ देर पहले श्रीराम, बजाज फाइनेंस एंड द लाइक्स डिस्कस कर रहे थे, ये मिड कैप साइड पर सिचुएशन कैसी है? जी बिल्कुल, ये लास्ट एलटीएफ में अगर आप देखेंगे तो 180 के ऊपर एक यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, जो ये सस्टेन करेगा तो आपको 195, 198, 200 के लेवल्स तक के भी ये स्टॉक आपको पुश करते हुए दिखेगा। और इस स्टॉक ने भी काफी रेस्ट किया है और थोड़ा नीचे भी गया था, कंसोलिडेट करके ये जो ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है ये काफी सस्टेनेबल है। तो यहाँ पे आप एलटीएफ का 190 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी या 5 रुपए 20 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट प्ले है तो थोड़ा आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 3 रुपए का रखिए, तो मुझे लगता है अगर ये व्यू सही जाता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स 190 टू 195 तो ये ऑप्शन आपको बहुत जल्द 8.5 से लेकर 10 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, एल&टी फाइनेंस 190 कॉल ऑप्शन भी आपके पास एक विकल्प है। एक काम करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन मार्केट्स अगर आप देखें 24,590 निफ्टी अभी भी बहुत नज़दीक 24,600 के, निफ्टी बैंक करीब करीब 52,526। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रकाश दीवान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
मार्केट में शानदार मोमेंटम, निफ्टी करीब 85 पॉइंट ऊपर, हालांकि डे हाई से थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी मिड कैप मार्केट में बहुत ही तेज़ मोमेंटम। इन सब पर बातचीत करते हैं प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। अब बजट में 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, क्या ये प्री बजट रैली मार्केट को 25,000 की तरफ बजट से पहले ही ले जाएगी? और अगर ऐसा हो गया तो क्या थोड़ा सा पोस्ट बजट रैली का स्कोप थोड़ा कम बचेगा फिर? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मार्केट अपना काम कर रहा है कि जो जहां जहां लोगों को लगता है वैल्यू अभी भी है, स्टॉक्स पे प्राइसेस में बढ़त बहुत नहीं आई है और आगे चल के जो ग्रोथ कायम हो सकती है, उसके आधार पे एक पोजीशन थोड़ी सी बिल्डअप होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है और वो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो दर्शा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और नए क्षेत्र, नए कंपनीज का इसमें समावेश हो रहा है। जो मोमेंटम है उसमें, सो मोमेंटम इज ऑन, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ बिल्डअप नए पोजीशंस का हो रहा है। तो मार्केट ओवरऑल निफ्टी में अगर आपको शायद इतनी या मिड कैप उसमें इसमें इंडेक्सेस में वो नहीं देखे हलचल ज्यादा, लेकिन अंडर द इंडेक्सेस, अंडर बीनीथ द सरफेस ये रोटेशन बहुत एक्टिवली हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बजट से पहले जो स्टॉक्स या सेक्टर्स बहुत चल चुके हैं, जैसे पावर के क्षेत्र के हैं, कुछ डिफेंस में से हैं, कुछ रेलवे में से हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। और बजट के ऐलान के बाद मार्केट एक जो प्लेयर्स हैं वो सब नई दिशा ढूंढेंगे कि किसमें नई चीजों में लगाया जा सकता है। नई इन द सेंस जहां पे इतना मोमेंटम अभी तक नहीं आया है, तो वो मार्केट तो बिल्कुल मोमेंटम है। तो प्रॉफिट बुकिंग जिसको करना है वो करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो की गलतियां जो है इसमें सुधार सकते हैं। ये आपके पास 4-5 दिन है जिसके अंदर ये सब चीज हो सकती है। थोड़ा बहुत कैश पे बैठेंगे तो मेरे ख्याल से एक अल्फा जनरेशन की पोटेंशियल आपकी बढ़ जाती है। यहाँ से खैर बजट की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और चीज़ जो क्लियरली मार्केट को ड्राइव कर रही है वो है अर्निंग्स। अब तक हमने आईटी के नंबर्स देखे हैं और जबकि नंबर्स में कोई ऐसा कोई ग्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट ये फैक्ट कि थोड़े नंबर्स बेटर हैं जितने फियर थे, उससे हमने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देखी है। आपका क्या व्यू है आईटी पर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। आईटी में जो टीसीएस ने नंबर दिए, आपने नंबर्स के बाद देखा होगा मार्केट ने कैसे बिहेव किया। शुरुआत हुई हल्की फुल्की 2% की उससे बढ़त से, उसके बाद उसमें मोमेंटम बढ़ा, यहाँ तक कि टीसीएस जैसी लार्ज कैप कंपनी एंड ऑफ द डे तक 6% ऊपर हो गई। ये आपको क्या दर्शाता है कि मार्केट बिल्डअप करने के लिए रेडी है, पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। एक टर्न अराउंड सा एहसास हुआ नंबर्स में, खास करके जो उनकी हायरिंग और उस सब चीजों से हुई। मार्जिन में भी उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई सबको की मार्जिन जितने गिरने थे या सोचा था उतनी उम्मीद से गिरे नहीं है ज्यादा। सेम चीज आपको एचसीएल टेक में हुई। अब हो ये रहा है कि ये उम्मीद आपको एक्स्ट्रापोलेट हम लोग सब कर रहे हैं कि सारी कंपनीज इस टाइप की बिजनेसेस वो करेंगी। मिड कैप आईटी में देयर आर बिजनेसेस जिसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि बेस इफेक्ट का फायदा है, या एक नीश प्रोडक्ट सेगमेंट जैसे ओएफएसएस देख लीजिए। हमने एक बार बात की थी तब 6,500 था, आज 11,000 के ऊपर है। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि वो बिजनेसेस अलग चल रहे हैं और जो जनरल आईटी सर्विसेज वाली कंपनीज हैं जहाँ पे एआई का थोड़ा दबाव है, रिक्रूटमेंट मार्जिन्स का इशू है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे, तो उस सारा जो इस सब चीज का वो है सम इन सब्सटेंस की आईटी में मार्क अंडर ओनरशिप थी, उसकी वजह से ये आई है ओनरशिप और उसका आपने इम्पैक्ट देख लिया प्राइसेस पे। बट फंडामेंटल कोई चेंज इस टाइप का इस क्वार्टर में मुझे नहीं है उम्मीद होगी। ये होगा जो भी ये अगले साल ही होगा, विच मीन्स अगले 6 महीने और आपको एक्चुअली एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रहेगी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। अब स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आगे पीछे हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता आईटी कंपनीज में कोई बहुत खास परफॉर्मेंस ड्रिवन एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कभी कभी ओवरडन भी लगता है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कि अंडर ओनरशिप से ओवर ओनरशिप वाली जो जोन है वो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे उस वजह से। अदरवाइज आई एग्री, कोई खास इसमें नंबर्स में इस टाइप का मुझे तो नहीं दिखा। एचसीएल टेक के भी नंबर्स देख लीजिए, और अब ऑफ कोर्स इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स बाकी हैं, लेकिन इन्फोसिस में हो सकता है एक अलग टाइप का आपको फ्लेवर मिले। बट जो एक कंपनी के लिए वैलिड है अनुज, उसको आप बाकी कंपनीज पे वो नहीं कर सकते एक्स्ट्रापोलेट, वो खास ध्यान रखिए। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं एक और स्पेस जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वो ऑटो कंपनी, और सिर्फ ऑटो ही नहीं, ऑटो एंसिलरीज भी यहाँ पर, जिसमें आप टायर कंपनियां भी जोड़ सकते हैं, ये स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स भी जोड़ सकते हैं। इधर बजट एंड बियॉन्ड की पोजीशनिंग क्या रहेगी आपकी?
क्या आपको लग रहा है वो रूरल इनकम पर थ्रस्ट आएगा तो ट्रैक्टर, टू व्हीलर काउंटर्स पर जोर देना चाहिए? अप्रोच क्या है? गुड आफ्टरनून अक्षरा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग हर बार बजट से पहले एक थोड़ी बहुत अटकलें लगाते हैं कि किस क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा बजट का। मेरे हिसाब से ये सरकार जो बजट पेश करेगी वो ना सिर्फ ये FY25 वित्त वर्ष 25 के लिए है, ये एक्चुअली दिशा बताएगा आपको अगले 4-4.5 साल 5 साल में क्या होना है या उम्मीद किस चीज की लगाई जा सकती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स पिछले 10 साल में काम जहां पे शुरू हुआ लेकिन बहुत एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाया, वहां पे आपको ज्यादा वो दिखेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे कई और चीजें हैं, मतलब जो ज्यादा बातचीत होती नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैरीटाइम सेक्टर यानी शिपिंग और वाटरवेज और पोर्ट्स, इन सबको लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एग्री साइड में आपको और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट भी आपको चेंज आ सकता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और ये सब चीजों को इसका तालमेल तभी बैठेगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर को भी अच्छी तरह कवर कर पाएगी, चाहे वो शिप बिल्डिंग से हो, शिप ब्रेकिंग से हो, पोर्ट डेवलपमेंट से हो, वाटरवेज से हो, तो वहां पे आपको होगा। दूसरा मुझे लगता है जो इम्प्रूवमेंट रूरल और सेमी अर्बन स्टेट्स सेंटर्स में जरूरत है लाने की, जो हो सकता है मेट्रो सिटीज ने लाइमलाइट ज्यादा ले ली पिछले कुछ सालों में, वहां पे आपको वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज होगा। बारिशों में हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे शहर भी सिर्फ 2-4 घंटे बारिश होती है और एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो ये जो फेनोमेना हो रहा है, इसमें आप देखिए कुछ एरियाज ऐसे आपको नए दिखेंगे जो एग्री की साइड में टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर रहे हैं तो इंसेंटिवाइजेशन कैसे होगा, चाहे वो ड्रोन्स का उपयोग हो, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग हो, टिलर्स का उपयोग हो। तो ये सब चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, यहाँ गुंजाइश है सरकार की पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाने की। और ऑफ कोर्स बजटरी एलोकेशन भी उसके साथ साथ आएंगी। उसके अलावा हम EMS, टेक्सटाइल, ये सब की तो बातें करते ही रहते हैं। बजट में बहुत चीजें कवर होंगी अर्षदा, बट जो चीज में डेल्टा है, जो चीज चली नहीं है या जो चीज अभी रडार में बहुत ज्यादा नहीं आई है, वहां पे आपको थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलेगा और उस लिहाज से आपको स्टॉक्स वहां पे परफॉर्म करते हुए शायद दिख सकते। अच्छा प्रकाश सर, आपको कैपिटल गुड्स किस तरीके से पॉइज लग रहे हैं इस वक्त? आई मीन नो डाउट आप देखिए लास्ट टाइम जब दूसरे कार्यकाल का जब पहला बजट था, जब 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कैपेक्स के लिए किया गया था, उसके बाद से आप देखिए पूरे कैपिटल गुड्स से मूव अच्छा आया। बट इस बार प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो सिमंस हो, चाहे वो ABB हो, इनके मूव बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग के बाद L&T थोड़ा सा बैकफुट पे रहा है। कैपिटल गुड्स कैसा पॉइज्ड है क्लोजर टू बजट, और आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या है इस वक्त कैपिटल गुड्स में? बहुत सिंपल है वीरू। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ के बिना आप जो विकसित भारत की तरफ जो कूच कर रहे हैं या जो ऐलान किया है कि भाई हम इस टाइप की इकोनॉमी की ग्रोथ कायम कर पाएंगे, उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। चेंज इस बजट में ये आएगा मेरे हिसाब से कि जो पिछले 4 साल 5 साल के जो कार्यकाल, आपने बहुत सही फरमाया कि जहाँ कैपिटल गुड्स का एक री रेटिंग दिखा, वो PSU लेड था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड था। अब समय आया है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो कैपिटल फॉर्मेशन। जब मैंने से कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो आप बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ की जब बात करते हैं, तो क्यों क्रेडिट ग्रोथ इतनी तेजी से या इस क्वालिटी से नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से नहीं अंडरटेक किया है। वो जैसे ही होगा, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए इस बजट में हो सकता है कई चीजें आए, क्योंकि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी जो साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आपको डेफिनेटली प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर में कुछ इंसेंटिवाइजेशन आए, चाहे वो PLI के थ्रू आए, चाहे वो टैक्स ब्रेक्स की वजह से आए, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की वजह से आए। तो इन सब चीजों को लेके मुझे कोई संदेह नहीं है कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैपिटल गुड्स, इस सब में एक ग्रोथ फेज आएगा। और L&T जिसका आपने जिक्र किया, जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है एज कम्पेयर टू द ABBC में, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंपनी है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि चाहे शिपिंग का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में कुछ कामकाज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, L&T जैसी कंपनी शायद ही बना, और आज के समय में ही बनाना बड़ा मुश्किल है गिवन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, गिवन द एंट्री बैरियर्स। तो L&T को अगर आप देखें तो सदाबहार चीज अब दिख रही है कि अगले 5 साल के लिए L&T को कामकाज रहेगा, ग्लोबली रहेगा, डोमेस्टिकली भी रहेगा।
तो ऐसी चीजों को ढूंढिए जो चली नहीं है लेकिन सही जगह पे है और सही क्षमता रखती है। तो उस लिहाज से L&T डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स अगर आपको कैपिटल गुड्स एंड स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर को फेवर करना हो। जो आपने कहा ऐसी चीजों पर फोकस कीजिए जो चली नहीं है लेकिन सही जगह पर है। एक ऐसा स्टॉक जो चला भी है और सही जगह पर है वो हैल है। हैल पर अभी डेवलपमेंट ये आ रहा है कि सरकार, इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो हर संभव मदद करेंगे और मेक इन इंडिया में हैल से बड़ा और कोई प्लेयर भारत के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए चाहे वो डिज़ाइन हो, प्रोडक्शन हो, हैल के पीछे एकदम सरकार खड़ी है। अब ये एक स्टॉक है जो आसमान छू रहा है और जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है आसमान इसे छूना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब और किस तरह की तेजी की तैयारी हो रही है प्रकाश, और वो लोग जो हाल को बस देखते रह गए और ले नहीं पाए, उनको कभी मौका मिलेगा क्या? बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन आपने सही बोला कि अब जो लोग देखते रह गए और हाल ने आसमान छू लिया, वो उनके प्रोडक्ट्स भी छूते हैं, आज कंपनी का स्टॉक भी छू रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी ग्रोथ इस टाइप की आगे चल के नहीं आएगी। जिस टाइप की ऑर्डर बुक है ये जरूर आएगी, लेकिन कंपनी को आपको समय देना पड़ेगा। और याद रखिए, कोई जहाज बनाना है या हेलीकॉप्टर बनाना है या इसके कोई कंपोनेंट्स भी बनाने हैं अर्शदा, तो ये चीजें लॉन्ग रेंज रहती हैं, जेस्टेशन वाली चीजें रहती हैं। कम से कम आपको साल, 2 साल, 3 साल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में रहता है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस को रहता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सबसे ज्यादा अभी जो उम्मीद बनी हुई है कि डिफेंस में सब कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, उसको समय देना पड़ेगा आपको ईपीएस कैचअप का। पी एक्सपेंशन तो हमने कर दिया, लेकिन वो ऑर्डर बुक की बेसिस पे था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बेसिस पे ईपीएस की झांकी आपको मिलेगी, और वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो लोग मायूस हो रहे हैं उनके लिए भी चांस मिलेगा। इवन इस भाव पे लें, लेकिन आप 1 साल बाद लें, 6 महीने बाद लें, तो ईपीएस ग्रोथ आ जाने दीजिए, फिर लीजिए, तो आप एटलीस्ट कोई चीज महंगी नहीं लेंगे। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये सारे स्टॉक्स, गिवन इनकी स्ट्रेंथ जो है, इस सेक्टर की स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा सा संभल के करें। नए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा मैं परहेज करूंगा मोस्ट ऑफ दीज डिफेंस नेम्स। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, आप टेलीकॉम पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अब थोड़ी सी ये भी चर्चा गर्म हो रही है कि एजीआर पर शायद एक क्यूरेटिव प्ली पर भी कुछ फैसला आ सके, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? इंटरेस्टिंग सेक्टर अनुज आपने चुना है। देखिए, टेलीकॉम में शुरुआत हुई है एक रीसेट की। एक मूव हमने ऑलरेडी देख लिया, सारे जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके उसमें, क्योंकि टैरिफ हाइक आपके सामने आ गई। ये टैरिफ हाइक अब कैसे अब्सॉर्ब होती है मार्केट में, इसका आपको असर 1 आध महीने बाद दिखना शुरू होगा। सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं उसमें कहीं चेंज हुआ, मार्केट शेयर में कोई तब्दीली हुई, कौन से सर्कल्स में डेप्थ क्रिएट हुई है, उसके बाद एक नींव बन जाएगी एक दूसरे टैरिफ हाइक की। तो ये टैरिफ हाइक इन्फ्लेशन के साथ अगर इसको मैच करना है, तो यहाँ से कम अगले 2 साल में आपको एटलीस्ट 1 या 2 टैरिफ हाइक्स और चाहिए। अब वो टैरिफ हाइक आते आते इन कंपनीज की बैलेंस शीट पे इंप्रूवमेंट बहुत ड्रामेटिक हो सकता है। सो मेरे हिसाब से वो जरूर होगा, लेकिन ये वाली टैरिफ हाइक को तो हमने डाइजेस्ट किया। एक क्षेत्र जो फायदे में रहेगा वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा, चाहे वो केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क्स का हो, जो प्लेयर्स जैसे तेजस टाइप जो लोग हैं, अब वो इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे जो बीएसएनएल के ऑर्डर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विपमेंट की सप्लाईज में डीबॉटलनेकिंग हो गई, यानी जो रुकावटें हैं वो चली गई, तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिख सकता है। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ले लीजिए, बट इस टाइप के एरियाज में देखिए, जो टावर बनाने वाली कंपनीज है, टावर राउंड करने वाली कंपनीज है, टावर्स को बैटरी देने वाली कंपनीज है, तो इसमें बहुत सारा एक प्ले है। बट यस, टेलीकॉम एज अ सेक्टर डेफिनेटली बहुत एसेंशियल रहेगा मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, और उस लिहाज से उसका रिफ्लेक्शन अब फाइनली आपको दिखेगा। भारती जैसे अब नाम देखे तो बहुत बढ़ चुके हैं, बट हो सकता है अगर कहीं करेक्शन आता है, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आपको नीचे के स्तर पे मिल जाता है, तो भारतीय हेक्साकॉम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियर कट बिजनेस है, उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है। लेकिन ऑफकोर्स लिस्टिंग के बाद वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा ही हो गया होगा, बट अगर थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस आती है तो आप वैसे स्टॉक्स को लेकर रख सकते हैं। और मैंने जैसे कहा, थोड़ी रिसर्च कीजिए, तो छोटी कंपनीज आपको मिलेंगी जो 2000 से लेके 8-10 हजार करोड़ मार्केट कैप की जोन में है, जो यहाँ इनके सप्लाई साइड में, वेंडर साइड में, तो वहां पे आपको इंटरेस्टिंग केसेस मिलेंगे। बट इट स्टिल नीड्स मोर वर्क, मतलब जिसको कहते हैं कि थोड़ा डिस्कवरी पे अभी समय है उसके।
अच्छा प्रकाश सर, जहाँ तक लक्ष्मण जी की खबर है, एक्सक्लूसिव खबर, उसके मुताबिक सरकार विनिवेश के मुद्दे पे अब आगे बढ़ेगी ही नहीं। शायद कोई डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखे ही ना जाए, या फिर पूरी बजट स्पीच ही अगर आप देखें इसके इर्द गिर्द ना हो। ऐसे में एक आई थिंक जो लॉजिस्टिक जायंट है, मुझे याद आता है आपकी एक बार कॉस्ट पर शुमार हुआ करता था, ये कॉनकॉर। मेरे ख्याल से सबसे नज़दीकी विनिवेश इन्हीं का था कॉनकॉर में, और हालांकि बीपीसीएल के लिए एसेट्स के लिए तो कोई काउंटर पार्टी मिली ही नहीं थी। कॉनकॉर को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, सो कॉनकॉर का जब भी नाम आता है तो हम ऑलमोस्ट ये उम्मीद बना के बैठ जाते हैं कि बस इसका विनिवेश होना ही है, और ये भी पता है कि कौन ले सकता है, क्योंकि उस समूह के लिए एक बहुत क्लियर कट साइनर्जी है इसमें। लेकिन याद रखिए, सरकार का रुख हमेशा ये रहा है कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, जो इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है, उनपे हम लोग डाइवेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम लोग सुधारेंगे, उनको हम लोग स्केल अप करेंगे और चलाएंगे। और उस लिहाज से बहुत सारी कंपनीज उन्होंने ये करके दिखाई। सो जो ये नई ऊर्जा इस सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट की है पिछले उसमें सेशन में, पिछले स्टेट में, वो चीज आपको और भी गहरी होती हुई दिखेगी। सो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट भी बहुत जल्दी ना हो, और अगर होता है तो आपको बहुत क्लियर कट उसके इंडिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये वो उसका जो दौर है वो शुरू होगा। लेकिन कॉनकॉर के इर्द गिर्द अगर आप देखें, तो मैं वही चीज समझा रहा था जो स्टार्टिंग में, कि कई कंपनीज हैं जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने के बाद इंप्रूवमेंट दिखा। वैसा आपको शायद गवर्नमेंट के लैंड एसेट्स जहां पे है, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड एसेट्स हैं, उनको अनलॉक करने की शायद प्रक्रिया हो, विच इज नॉट डाइवेस्टमेंट, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग वाली चीज है। जैसे अभी हाल में शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक बिजनेस डीमर्ज होके अलग से निकला, जो जिसमें सिर्फ सारी लैंड एसेट्स को वो किया गया। एक सेम वे आपके पास पहले एक हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज करके एक बिजनेस था। तो ये सब चीजों को हाउसिंग से लेके कहीं ना कहीं लो कॉस्ट हाउसिंग का एक्सपेंशन को लेके कहीं टाई इन हुआ, तो इनमें वैल्यू अनलॉकिंग ज्यादा आएगी, और सरकार के पास इस टाइप का बजटरी कंफर्ट है कि डाइवेस्टमेंट किए बिना भी इस टाइप की चीजें एक्सपेंशन की कर सकते हैं। सो आई वुड रादर बिलीव कि ये सब चीजें होंगी जो हम लोग ज्यादा मेन उसमें डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि कोई इंडिकेशन अभी है नहीं, और ये अटकलें हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बजट सुनेंगे, मैं आपके साथ हूँ 23 तारीख को सारा दिन, तो वहां पे अगर कोई इंडिकेशन आई तो हम लोग के पास समय रहेगा टू रिएक्ट। बट उम्मीद ये है कि इस टाइप की दिशा में कुछ ऐलान आ सकते हैं जो बहुत फेवरेबल हो सकते हैं मार्केट। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल बजट पर आप होंगे हमारे साथ, तो फिर और बात करेंगे आपसे इन सब चीज़ों पर। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, पहले डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र इस समय? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं, जहाँ डीलर्स एक BTST का ट्रेड 1-2 दिनों के हिसाब से दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 470 से लेकर 480 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, और सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते वेदांता का QIP लॉन्च हो सकता है, जहाँ बेस डील साइज लगभग 5,000 करोड़ की, और QIP जो ग्रीन शो ऑप्शन है उसके साथ लगभग 8,000 करोड़ कुल मिला के वो रेस करना चाहते हैं। तो QIP के पहले डीलर्स को लगता है स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 2.5% बढ़ा है, और फ्रेश तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा गेल, ONGC की पिछले हफ्ते हमने बात की थी, गेल फिर से एक बार डीलर्स के रेडार पे है, जहाँ काफ़ी सारे HNIs और FIs खरीदारी कर रहे हैं, और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली यहाँ 250 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। ओके, चलिए अब यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डीलर्स की तरफ से दो स्टॉक्स जिन पर BTST की राय। अब एक काम करते हैं, अब हमारे पैनल से भी BTST ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, वो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिस्क्लोजर, यूनाइटेड स्पिरिट्स ट्रेड कर रहा है 1302 के आसपास, स्टॉप होगा 1295, ₹7 का, टारगेट होगा 1325। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक ब्रेकआउट मिला है। ओके, USL में एक ब्रेकआउट और वहां पर तेजी का ट्रेड। शिल्पा जी, आपका पिक? हर्षदा जी, मेरा रहेगा डिक्सन में BTST। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, शॉर्ट कवरिंग भी है, और अगर चार्ट में भी देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है। 12,650 के स्टॉप लॉस इन फ्यूचर्स, आप इसमें BTST ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको शायद 12,850 से 900 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट के बाद आपका डिक्सन टेक्नोलॉजीज 12,678 पे 2 कॉल्स हो चुकी हैं। यहाँ पर मानस आपके कैरी करेंगे? बीरेन जी, एल्कम में खरीदारी करके जाएंगे। एल्कम में हमें हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो एल्कम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे
50 माफ करिएगा, मैं स्टॉप लॉस आपको फिर से बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाएंगे 52.99 का और टारगेट सेट करेंगे 5600 के। तो 5600 के टारगेट के लिए अल्केम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। अल्केम, ये हो गया मानस का पिक। प्रशांत जी, आप क्या पिक करेंगे? यहाँ पे एबी कैपिटल एक बहुत अच्छे सपोर्ट से बाउंस होते हुए नजर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 221, 221 स्पॉट। मेरा टारगेट होगा 235 से लेके 237, 235, 237। पालविया जी, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, एसबीआई पे बाय करने की सलाह रहेगी। एसबीआई में आज लॉन्ग बिल्टअप है और स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 दिन से एक जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, डे हाई के आसपास ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई में मोमेंटम बढ़ते हुए दिखेगा। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 900-905 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए एसबीआई पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 876 के आसपास। 882 पे आपका एसबीआई ट्रेड हो गया। राजेश सतपथी जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए, मैं टाटा कंज्यूमर को बाय करूंगा। मुझे लगता है ये अच्छी जगह पे बैठा है, लेवल अच्छी मेंटेन किए हुए है अपने 10 डे में को। तो 1150, 1155 ये इसका एक इम्पोर्टेंट जोन था, इसी जोन पे अटक गया है। तो टाटा कंज्यूमर इज बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1135 का और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इनिशियल टारगेट 1180 से लेके 1200। ओके, तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर आप पिक कर रहे हैं और कॉल सारे ट्रेड मतलब जो ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से थे कल मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे के लिए, वो सारे पिक कर चुके हैं। माथे रणनीति पर इंडिसेस को लेके आई है निफ्टी 24582, यानी अगर आप इस प्राइस को देखें तो ये इंटरडे हाई से अप्रॉक्सीमेटली 55 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक 42458 ये भी इंटरडे हाई से लगभग 200 अंक नीचे है। अनुज, क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे? निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई पे हम क्लोज होंगे आज, कल के लिए अप्रोच क्या रखें? लॉन्ग कैरी करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में आज का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और लॉन्ग कैरी करिए आप। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो आप लॉन्ग्स कैरी करें वो निफ्टी में कैरी करें बजाय कि बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी फॉलो थ्रू मिसिंग है और स्ट्रैटेजी वही रहेगी, एग्जिट मार्केट डिसाइड करेगा। अब आज का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक बार निफ्टी का चार्ट रख दीजिए राइट पर। आज सुबह जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो 24,332 था स्टॉप लॉस, अब वो 24,522 पर आ जाएगा। अब अगर कल हम उसके नीचे ही खुल जाएं, वो रिस्क तो हमेशा रहेगा मार्केट में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज भी हैं इस समय, मार्केट में बड़ा गैप डाउन होने के रिस्क कम ही है। अच्छा, एक और चीज़, भले ही बैंक निफ्टी में अभी भी फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में भले ही आप ना कैरी करें, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक ट्रेंड है। एसबीआई, आई थिंक सुबह हमने इसकी बात की थी, इसको स्पॉट भी किया गया था सुबह। इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आप चाहें भले ही तो पोजीशंस कैरी करें। देखिए, पीएसयू बैंकों में एक अलग मूव है। अब वो बैंक निफ्टी में फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आप वो कैसे देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्या अलग अलग मूवमेंट। आज पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बैंक निफ्टी कैरी करना ही है ना, तो पीएसयू बैंक निफ्टी कैरी करिए। अब पीएसयू बैंक निफ्टी ऑब्वियसली एफएनओ में नहीं है, तो या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लें या आप ईटीएफ ले लें निफ्टी पीएसयू बैंक्स का, वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी। अभी भी निफ्टी बैंक में वो मिसिंग है। देखिए, आज भी हाई से 200 पॉइंट स्लिप हो गया निफ्टी बैंक पिछले आधे घंटे में। तो ये दिक्कत है निफ्टी बैंक में, जब तक आप 53,000 ना क्रॉस कर लें या 52,800 के नीचे ना बंद हो जाए। लेकिन आज का एसबीआई का मूव मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़े मूव की शुरुआत हुई है बीरू, और वो शायद जो इसका प्रीवियस प्रिवेलिंग हाई है 3 जून वाला, वो शायद अगले हफ्ते शायद इसको निकाल पाएँ। जी हाँ, निफ्टी पे व्यू सुना आपने, लॉन्ग कैरी करना है, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक बट निफ्टी बैंक का एक धड़ा पीएसयू बैंक्स। अगर आप निफ्टी बैंक को मतलब नहीं ले रहे हैं तो निफ्टी इंडेक्स की बजाय, मतलब निफ्टी बैंक इंडेक्स की बजाय स्टॉक फ्यूचर्स पे विद इन निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे फोकस करें। मीनवाइल एक बार ब्रेथ लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। क्या है ब्रेथ? हम ऑल टाइम हाई पे 24,580 पे क्लोज होते हुए आज की आई थिंक इस तेज़ी के पीछे बड़ा कारण एक और है, शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग करीब 54 पे, शॉर्ट कवरिंग 91 पे, शॉर्ट लगभग 15 पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 22 शेयरों में रही आज। एक बार देखते हैं कि किन किन स्टॉक्स में आज लॉन्ग्स विजिबल थे।
PSUs में और PSU बैंक्स में। ONGC आपकी स्क्रीन पे 5% ऊपर, अबाउट एलकेम 4% ऊपर, ओरेकल फाइनेंशियल्स लगभग 4.25% ऊपर, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, और इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पे गेल में शानदार तेजी थी, अपोलो टायर्स ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, कैनरा बैंक में आज 4% का इजाफा था, अगेन शॉर्ट कवरिंग। PSU बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी, पेट्रोनेट में अच्छा मूव था, शॉर्ट बिल्डअप कमेंट्स में हुआ, बजर पेंट में हुआ। बजर पेंट ने सुबह सुबह अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक किया था, लेकिन कोलैप्स हो गया। उसके बाद PVR लास्ट वीक का मूवर, लेकिन आज क्रैक हुआ। एशियन पेंट सेम केस, लास्ट वीक मूव था लेकिन आज क्रैक हुआ। मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इनमें लास्ट वीक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उस पर LTI माइंट्री, ग्रेसिम और कोफोज मिड कैप IT में, टाटा स्टील और GNFC से कुछ काउंटर शामिल रहे। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए मेटल स्पेस से, जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव था। आज वेदांता ने अपनी आई थिंक जो वो जिस तरीके से लूज़ कर रहा था पिछले कुछ सेशंस में, उसका एक रिवर्सल था। उसके बाद आप लेके आइए पेट्रोनेट। सुबह मैंने मार्क किया था इस स्टॉक को, 351 पे क्लोज हो रहा है। राजेश पारवे जी, पेट्रोनेट सुबह हमने करीब 344-43 पे ट्रेड पिक किया था और ये क्लोज आ रहा है करीब 351 पे। आपका सेंस क्या कहता है? आई मीन किस तरफ जा रहे हैं हम इस वक्त इस स्टॉक में? तो वीरेंद्र जी देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पेट्रोनेट भी हमें यहाँ पे पसंद है, और जिस तरीके से अब ये क्लोज हो रहा है करीब 350 के आसपास, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 365 तक के अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से पेट्रोनेट में आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लें, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 342 के आसपास हो। ओके, तो ये पेट्रोनेट पर एक अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे स्टॉक्स जो शायद बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। अब लेकर आइएगा प्लीज़ वो डेटा स्क्रीन्स पर। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दरअसल बैन में जाते हुए दिखाई देंगे, और उसमें हिंदुस्तान कॉपर एक है, 96% तक की पोजीशंस बन चुकी हैं। टाटा केमिकल्स में भी करीब 94% तक की पोजीशंस बन गई हैं। तो ये दोनों ही काउंटर्स दरअसल बैन में जाएंगे। बाहर निकलने वाले में बंधन बैंक, IEX, ABFRL जैसे काउंटर्स हैं जहां पर पोजीशंस कुछ हल्की होती हुई दिखाई दी हैं। ये फिलहाल है वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच जो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी बनी है, हम भले ही 24,600 के करीब क्लोज दिखा रहे हों, लेकिन आज के इस पूरे एक्शन में मिड कैप स्टॉक्स देखिएगा करीब 500 पॉइंट तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है, और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जहाँ पर एक अच्छा फॉलो थ्रू देखने को मिला, और फॉलो थ्रू इनफैक्ट प्रीवियस सेशन से नजर आया। सोना BLW, आपको याद होगा पिछले सत्र में भी चर्चा हो रही थी। वेरी क्विकली राजेश सातपुते, क्या ये ट्रेड आप कल के लिए भी कैरी करेंगे? आज लगभग सोना BLW 0.5% ऊपर है पिछले 1-1.5 घंटे में, लेकिन देखिएगा डे लो से ये स्टॉक फिर अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है। हर्षिता जी देखिए, अगर सोना BLW का चार्ट देखें तो मुझे लगता है ये 700 और 720 ये इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। जब तक इस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो मुझे लगता है इवेंचुअली 760 780 तक का मूव मिलेगा। तो फॉर मी इट्स ए क्लियर कट होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 700 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सोना BLW एक इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर जाते जाते साफ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम है आज क्लोजिंग के दौरान, और स्पेशली वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, PSU बैंकों में हम SBI की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कैनरा, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों ट्रेड्स हैं जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनी है। मानस, कोई ट्रेड जिसे फेवर में रखना चाहते हैं आप इन तीनों में से? देखिए, कैनरा बैंक पे बिल्कुल रिकमेंडेशन है, मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया, और ध्यान रखिए स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए तैयारी कर ली है। मेरे ख्याल से तो अब 125 रुपए तक के टारगेट आपको कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर उस टाइम खरीदारी नहीं की है तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 114 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये बात होगी कैनरा बैंक के लिए। PSU बैंकों में आखिरी के कुछ मिनटों में और आखिरी के घंटे में अच्छा यहाँ पर मोमेंटम रहा है। चलिए अब वॉल की तरफ क्लोज को अप्रोच करते हैं। निफ्टी करीब 80 पॉइंट ऊपर, 0.3%। निफ्टी बैंक 173 पॉइंट ऊपर। निफ्टी IT देखिए सुबह 1.5% ऊपर खुला था, लेकिन अंत में एक्चुअली नेगेटिव में बंद हो रहा है 0.2%, और उल्टा हुआ बैंक निफ्टी में जो सुबह रेड में था लेकिन फाइनली बंद हो रहा है ग्रीन में
मिड कैप इंडेक्स करीब 0.86% ऊपर बंद हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन जो एक समय पर डिक्लाइंस के फेवर में चला गया था, वापस एडवांसेस के फेवर में आया। 1323 बढ़ने वाले शेयर, 1145 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल ब्रेथ में आज एक सेक्टर स्टैंड आउट करेगा, वो है निफ्टी PSU बैंक। ये देखिए इंडेक्स 3% ऊपर, यहाँ पर सीधा एक इंडेक्स। SPI तो चलाई लेकिन बाकी स्टॉक्स भी चले। PSUs में ओवरऑल रैली थी। CPSE इंडेक्स भी 1.5% ऊपर, ऑटोज़ में 1% की रैली, ऑयल एंड गैस 2% ऊपर। ये पूरा ONGC का कमाल था मेनली। उसके अलावा रियल्टी आज सुबह शुरुआत नेगेटिव हुई लेकिन 1.5% ऊपर। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे आज की सेक्टोरल ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी। सिर्फ एक IT, वो भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, और कैपिटल गुड्स वो हल्का सा नीचे था। अदरवाइज सेक्टोरल ब्रेथ क्लियरली पॉजिटिव थी। फार्मा भी करीब 1% ऊपर। चलिए निफ्टी गेनर्स, निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं। सबसे ऊपर ONGC स्टॉक ऑफ द डे बाय माइल 5% ऊपर, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पिछले हफ्ते हुआ, 2 दिन का कंसोलिडेशन और फिर एक ब्रेकआउट। श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, SBI, बजाज ऑटो, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा, BPCL, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को कुछ और स्टॉक्स रहे जहां पर शानदार तेजी रही। HCL टेक, कोटक महिंद्रा बैंक। नीचे क्या था, थोड़ी IT में प्रॉफिट बुकिंग थी। इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंट्री, एशियन पेंट्स। आई थिंक परसों के अगले दिन नंबर्स आने हैं इसके, थर्सडे को। यहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस थी नंबर से पहले। और एक्सिस बैंक, टाइटन, कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर हल्की से डिक्लाइन, लेकिन मार्केट के लिए फिर एक और अच्छा सेशन था। जी हाँ, एक जोरदार सत्र बाजारों के लिए। और इस बीच हमारी जो क्लोज हुई है वो 24,583 पर होती हुई। अब देखिए सीधा सौदा में किन स्टॉक्स पर नजरें थी और कहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं दोनों आशीष और नीरज के। तो नीरज के लिए जियोजीत फाइनेंशियल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैक्रोटेक और जोमैटो 3% तक के गेंस वहां पर भी देखने को मिले। ये टॉप परफॉर्मर्स थे। आशीष ने प्लास्टी बेंस, अपोलो माइक्रो, EMS इंडिया और इरिडा जैसे स्टॉक्स पिक किए। ये टॉप परफॉर्मर्स आशीष के लिए। ओके, तो ये थी टीम्स नीरज जी और सुमित की जिन्होंने अच्छा मूव दिया। और एक बार लिखा ये निफ्टी एट 24,583, ये प्रोविजनल क्लोज भी, और आई थिंक जो एडजस्टेड क्लोज भी आएगा। ऑल टाइम हाई पर ये समृद्धि का सूचकांक निफ्टी बंद हुआ। खैर, ये पूरा का पूरा पैनल, अनुज, मैं, हर्षता, नीरज जी, आशीष, एक बार फिर से आपसे सुबह मंगलवार के दिन कल करेंगे मुलाकात मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री